सर स्टार्ट कर लें, स्टूडेंट भी 96 तक आ गए हैं सर। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमने कल लॉ ऑफ डिमांड को पढ़ा था और उसमें कुछ चीज़ें डिस्कस की थी। एक तो स्टेटमेंट ऑफ द लॉ ऑफ डिमांड को हमने डिस्कस किया था, फिर शेड्यूल और उसका डायग्राम पे बात किया था, और मैंने आपको बताया था कि अदर फैक्टर्स कौन कौन से होते हैं। तो कल मैंने आपको बताया था कि अदर फैक्टर्स ये सारे हैं जो आपको अभी नज़र भी आ रहे हैं। इनको अजम्पशंस भी कहते हैं, इनको सेटरस पेरिबस भी कहते हैं, इनको कंडीशंस भी कहते हैं, इनको नॉन प्राइस फैक्टर्स भी कहते हैं, और इनको अदर फैक्टर्स भी कहते हैं। इनको एक और भी कहते हैं जिसे हम कहते हैं शिफ्टिंग फैक्टर्स। शिफ्टिंग फैक्टर्स भी कहते हैं इनको। चलें इसको बहरहाल अभी मज़ीद डिस्कस करते हैं। देखें, इकोनॉमिक्स में कोई भी लॉ हो उसकी पहले आती है स्टेटमेंट। जैसे हमने यहाँ पर स्टेटमेंट की बात की, जैसे ये लॉ ऑफ डिमांड की स्टेटमेंट आपको नज़र आ रही है। उसके बाद फिर उसकी टेबल होती है, जैसे ये शेड्यूल जिसे कहते हैं, और फिर इसका डायग्राम होता है जैसे यहाँ पे ये नज़र आ रहा है। और उसके फिर अजम्पशंस होते हैं, किन अजम्पशंस के तहत जो है वो लॉ प्रूफ हो रहा है। तो वो हमने कल पढ़े थे कि इनकम ना चेंज हो, टेस्ट ना चेंज हो, वेदर ना चेंज हो, फैशन ना चेंज हो। हालांकि ये चेंज होते हैं लेकिन हमें इनको कांस्टेंट ट्रीट करना है। अजम्पशन कहते ही उसे हैं जो कि वेरिएबल्स होते हैं, लेकिन लॉ के अंदर हम उन्हें कांस्टेंट ट्रीट करते हैं, उनको फिर इसीलिए अजम्पशंस कहते हैं, या मैंने बाकी नाम कल आपको बताए थे सारे। तो इसके ऊपर ये जो हमने बार लगाया हुआ है, इसका मतलब ये है कि अब ये चेंज नहीं होंगे। तो फिर सिर्फ प्राइसेस और डिमांड का रिलेशनशिप हमने देखा था लॉ के अंदर, इम्पैक्ट ऑफ प्राइस ऑन डिमांड भी। बाज़ औक़ात ये देखते हैं हम लोग कि लॉ जो है वो एप्लीकेबल नहीं रहता है। लॉ जो है वो हमें पूरा होता हुआ नज़र नहीं आता है। तो हम इस चीज़ को भी अब समझना है कि ये क्या है, ये ऐसी कंडीशंस कैसे हो सकती हैं। इन्हें हम एक्सेप्शंस कहते हैं, ठीक है ना। EXCEPTIONS, एक्सेप्शंस। एक्सेप्शंस या हम इन्हें कहते हैं लिमिटेशंस। लिमिटेशंस। अब ये याद रखें कि एक्सेप्शंस जो हैं वो हर लॉ की होती हैं। तो इसका मतलब ये है कि इकोनॉमिक्स में जितने भी लॉज आएंगे उनकी एक्सेप्शंस आएंगी। तो पहले क्यों ना हम एक्सेप्शन वर्ड को समझें। एक्सेप्शन वर्ड का मतलब ये है कि दीज आर दोज केसेस वेयर लॉ डज नॉट वर्क और लॉ डज नॉट होल्ड और लॉ फेल्स, जहां पर एनी लॉ है ना, ये तो एनी लॉ डज नॉट वर्क या एनी लॉ फेल्स, जहां पर कोई लॉ फेल हो जाए, या एनी लॉ एनी एनी लॉ डज नॉट होल्ड। इसका मतलब ये कि ये वो सिचुएशंस हो सकती हैं किसी भी लॉ की जिसमें लॉ के उलट काम हो रहा होता है, समझ रहे हैं। जैसे मैं अब आपको एक एग्जांपल दूं। एग्जांपल ये है कि लॉ ये है कि जब भी आप सफ़र कर रहे हो तो आगे रेड लाइट ऑन हो जाए तो यू वुड स्टॉप, आप सब लोग रुक जाते हैं, ये लॉ है। फिर जब ग्रीन लाइट होती है तो आप सब लोग चल पड़ते हैं, ये लॉ है। लॉ समझ आ रहा है ना। लेकिन आप देखते हैं कि रेड लाइट ऑन हुई, आप देख रहे हैं ये चीज़, और सब लोग रुक गए, लेकिन एक गाड़ी आई और वो रेड लाइट पर भी नहीं रुकी और वो चली गई, नहीं रुकी। तो
आप जाके पुलिस वाले से पूछते हैं या वार्डन से पूछते हैं, ट्रैफिक वार्डन से, कि क्या इस पर लॉ एप्लीकेबल नहीं था, क्या इसके लिए लॉ फेल हो गया, क्या इसके लिए लॉ वर्क नहीं करता है, तो वो कहेगा हाँ जी ये एक्सेप्शनल केस है। तो वो आप कहेंगे क्यों है, तो वो कहेगा ये एम्बुलेंस है और एम्बुलेंस के ऊपर लॉ अप्लाई नहीं होता है, तो ये लॉ के उलट ही करेगा। तो लॉ तो जो है वो आप लोगों के लिए है और एक्सेप्शन जो है वो इसके लिए है। ये नहीं रुक सकता, ये जा सकता है। मेरी बात समझ आ गई? इसका मतलब ये हुआ कि जब भी लॉ की वायलेशन होगी तो वो एक्सेप्शनल केस बन जाएगा, और जाहिर सी बात है कि वो वायलेशन क्यों हुई है उसकी कंडीशंस फिर हमें पढ़नी पड़ेंगी कैसे होती है। जैसे एक और एग्जांपल ले लें। एग्जांपल ये है कि अगर फॉर एग्जांपल मैं ही कहता हूँ कि मेरी क्लास के अंदर, अब तो ये मतलब फेस टू फेस नहीं है क्लासेस, लेकिन मैं ये कहता हूँ कि जब मैं क्लास में आ जाऊँगा तो उसके बाद मेरे बाद कोई क्लास में नहीं आएगा। ये लॉ है, ये मैंने खुद ही बना दिया है। लेकिन पता चलता है कि अगले ही दिन एक साहब तशरीफ लाते हैं और ऐसे बुरा सा मुंह बना के कहते हैं सर आने दें। तो मैं कहता हूँ चल अच्छा आ जा यार। तो आप कहते हैं सर इस पर लॉ एप्लीकेबल नहीं है, तो मैं कहता हूँ ये एक्सेप्शनल केस है, चलो इसको मैंने माफ़ कर दिया, इसके लिए लॉ वर्क नहीं किया। तो मेरा ख्याल है कि आप लोगों को मेरी बात समझ में आ गई होगी कि जहाँ ये वो एक्सेप्शंस, वो केसेस होते हैं, वो बातें होती हैं जहाँ पर लॉ काम नहीं करता, जहाँ पे लॉ फेल हो जाता है या लॉ होल्ड नहीं करता है। ये क्लियर होगी या आपको ये वाली चीज़ क्लियर होगी एक्सेप्शंस किसे कहते हैं? अब ये एक्सेप्शन हर लॉ की होंगी तो बार बार, और लॉ वो डिफरेंट होंगी, हर लॉ की एक्सेप्शन डिफरेंट होगी। लेकिन एक बात ये होगी कि वहां पर जो भी वो लॉ होगा वो उलट हो जाएगा, उस वो बातें उसके उलट हो जाएंगी, वो लॉ फेल हो जाएगा। जैसे अगर मैं ये अब आपसे कहूँ कि जी मैं बात करता हूँ किसकी भला, एक्सेप्शन है ना, एक्सेप्शंस ऑफ लॉ ऑफ डिमांड है ना, एक्सेप्शंस ऑफ लॉ ऑफ डिमांड की मैं बात करता हूँ, तो ये बात डिफरेंट हो गई ना। तो अब पहली बात ये कि लॉ ऑफ डिमांड जो है वो क्या है। लॉ ऑफ डिमांड मैं इधर लिख रहा हूँ, लॉ ऑफ डिमांड है क्वांटिटी डिमांड इज अ फंक्शन ऑफ प्राइस, और ये नेगेटिव फंक्शन है। मींस के प्राइसेस के बढ़ने से, सॉरी, प्राइसेस के बढ़ने से डिमांड जो है वो कम हो जाती है, और प्राइसेस के कम होने से डिमांड जो है वो बढ़ जाती है। ये है लॉ ऑफ डिमांड। अदर थिंग्स रिमेनिंग द सेम, यानी बाकी फैक्टर्स नहीं है लेकिन उनको चेंज नहीं करना है। तो ये क्या बता रहा है, ये नेगेटिव रिलेशनशिप बता रहा है कि एक अपवर्ड जा रहा है, एक डाउनवर्ड जा रहा है, एक डाउनवर्ड जा रहा है, एक अपवर्ड जा रहा है। तो ये जब भी ऑपोजिट डायरेक्शन होती है, मैंने आपको समझाया था, उसको नेगेटिव कहते हैं या डिक्रीजिंग फंक्शन कहते हैं। अब आप ही बताइए, अगर मैं एक्सेप्शंस करूं, तो मैंने भी कहा था कि एक्सेप्शन जनरली समझाया था कि जिसमें लॉ फेल हो जाता है, तो आप लॉ को फेल कर दें तो क्या होगा, इसमें ये होगा कि प्राइसेस बढ़ेंगी तो डिमांड भी बढ़ेगी। ये उलट हो गया ना, देखें कि इधर क्या था, लॉ क्या था, ये लॉ है, ये क्या है, ये लॉ ऑफ डिमांड है ये सारा। लेकिन यहाँ क्या हो रहा है, यहाँ देखें प्राइसेस बढ़ रही हैं तो डिमांड भी बढ़ रही है। ये देखें यहाँ पे, यहाँ प्राइस बढ़ रही थी तो डिमांड कम हो रही थी, ये लॉ है। इसके उलट हो गया ना, फेल हो गया लॉ, लॉ वर्क नहीं कर रहा, लॉ जो है वो होल्ड नहीं। तो मैं आप ये कहेंगे सर ये एक्सेप्शन है, लॉ के उलट हो रहा है काम। अब अगला क्वेश्चन ये होगा कि ऐसा हो क्यों रहा है, ये हम बाद में डिस्कस करते हैं, लेकिन पहले समझें कि एक्सेप्शन में होता क्या है। दूसरा क्या होगा कि प्राइस कम होगी तो डिमांड भी कम हो जाएगी, यानी रिलेशनशिप जो है वो नेगेटिव से क्या हो गया है, पॉजिटिव। चेक करें, पॉजिटिव किसे कहते हैं, डायरेक्शन जिसमें क्या होती है, सेम। तो आपके सामने है कि यहाँ पर आपको नज़र आ रहा है कि ये देखें ये बढ़ रहा है तो फिर ये भी बढ़ रहा है, फिर इसी तरीके से ये कम हो रहा है तो ये भी कम हो रहा है। डायरेक्शन क्या है, सेम। इसको इसको इस तरीके से पढ़ना है, पहली बात ये है, दूसरी बात ये, समझ रहे हैं ना। और इधर इसको भी ऐसे ही पढ़ना है। ये लॉ में देखें प्राइस क्या होती है, बढ़ती है तो डिमांड क्या हो जाती है, कम, ये नेगेटिव है। इसलिए जब ये कम होती है
तो ये बढ़ जाता है, तो ये भी नेगेटिव है, ऑपोजिट डायरेक्शन है। तो हमें ये बात समझ में आती है कि एक्सेप्शंस, पहले तो एक्सेप्शन वर्ड पूरी इकोनॉमिक्स में आपको समझ आना चाहिए कि एक्सेप्शन का मतलब है जहाँ पर लॉ वर्क नहीं करता है, जहाँ पर लॉ फेल हो जाता है, जहाँ पर जो है वो लॉ होल्ड नहीं करता है। वो ज़िंदगी में कई लॉज होते हैं, मुख्तलिफ डिसिप्लिन के लॉ होते हैं, लेकिन जहाँ पर वो वर्क नहीं करता है तो उसे कहते हैं एक्सेप्शन। जैसे आपको मैंने 2-3 एग्जाम्पल देके समझाया। अब हम आ जाते हैं कि लॉ ऑफ डिमांड में, अच्छा अब जो लॉ ऑफ डिमांड है उसके मुताबिक तो ये नेगेटिव है, तो नेगेटिव है तो इसका मतलब ये हुआ कि इसका जो डिमांड कर्व होगा, यहाँ पे हमने क्यूडी लिखा, यहाँ पे हमने प्राइस लिखा, तो ये डिमांड कर्व तो ये है, समझ रहे हैं ना। और ये लॉ के मुताबिक तो इसका मतलब ये है कि ये नेगेटिवली स्लोप्ड है। ये जो डिमांड कर्व है ये क्या है, ये नेगेटिवली स्लोप्ड डिमांड कर्व है। डीसी का मतलब डिमांड कर्व है, समझ रहे हैं ना ये बात, क्योंकि ये लेफ्ट टू राइट डाउनवर्ड है। और आपको ये भी याद है कि लॉ ऑफ डिमांड किसने कॉन्सेप्ट दिया था, लॉ ऑफ डिमांड का मार्शल ने, डॉक्टर एल्फ्रेड मार्शल ने। इसलिए ये जो डिमांड कर्व आपके सामने है नेगेटिवली स्लोप, इसको आप मार्शिलियन डिमांड कर्व भी कह सकते हैं, समझ रहे हैं, ये मार्शिलियन डिमांड कर्व। और इसी डिमांड कर्व को आप ऑर्डिनरी डिमांड कर्व भी कह सकते हैं। डीसी का मतलब डिमांड कर्व, तो ऑर्डिनरी डिमांड कर्व आम डिमांड कर्व है ये, समझ रहे हैं ये बात। लेकिन जब हम बात करते हैं किसकी, एक्सेप्शंस की बात करते हैं, तो एक्सेप्शंस भी तो किसी ने बताई होंगी ना। तो एक्सेप्शंस जो लॉ ऑफ डिमांड की बताई थी वो किसने बताई थी, तो उनका जो नाम है वो है सर रॉबर्ट गिफन। जो यानी बहुत सारे लोग हैं लेकिन ज़्यादातर लोग कौन है, जो मेन बंदा है वो कौन है, वो है सर रॉबर्ट गिफन। सर रॉबर्ट गिफन, ये भी यूके से इसका ताल्लुक था। तो लॉ ऑफ डिमांड किसने दिया था, लॉ ऑफ डिमांड याद करें, लॉ ऑफ डिमांड का मैंने बताया था आपको किसने दिया था, तो लॉ ऑफ डिमांड डॉक्टर एल्फ्रेड मार्शल ने दिया था, ये मैंने आपको समझाया था, डॉक्टर एल्फ्रेड मार्शल ने ये बात की। अच्छा ये भी यूके से था। अच्छा अब ये है कि अब हमने पढ़ना है कि जनाब ये कैसे होता है, ये चीज़ पॉजिटिव कैसे होती है। लेकिन ये बात ध्यान में रखें कि अगर ये रिलेशनशिप, अभी भी ये रिलेशनशिप प्राइस और डिमांड का ही है, लेकिन ये प्राइस और डिमांड का रिलेशनशिप पॉजिटिव है। और अगर ये पॉजिटिव है तो अगर हम इसका डिमांड कर बनाएं किसका भला, एक्सेप्शंस के अंदर, तो वो कैसा बनेगा। तो ये फॉर एग्जांपल क्यूडी है, ये प्राइस है, तो वो आपको पता है कि पॉजिटिव अगर रिलेशनशिप हो तो फिर कर्व भी क्या बनेगा, पॉजिटिव। तो अब ये डिमांड कर्व ऐसा बनेगा। लेकिन अभी डिस्कस करना बाकी है कि ऐसा होता क्यों है, इस पर भी बात करनी है। लेकिन अगर हो जाए कि लोग ज़्यादा कीमत पे ज़्यादा खरीदें और कम कीमत पे कम खरीदें, तो फिर पॉजिटिवली स्लोप डिमांड कर्व होता है। और ये जो डिमांड कर्व आपके सामने है, इसको हम क्या कहेंगे, इसको हम कहेंगे एक्सेप्शनल डिमांड कर्व। दिस इज एक्सेप्शनल डिमांड कर्व। लेकिन ये डिमांड कर्व कौन सा था, ये ऑर्डिनरी था, आम, ये एक्सेप्शनल है। अच्छा दूसरी चीज़, ये डिमांड कर्व का कॉन्सेप्ट जो एक्सेप्शनल है ये किसने दिया था, अभी मैंने बताया गिफन ने दिया था। तो इसको हम गिफन डिमांड कर्व भी कह सकते हैं। इसका मतलब जो लॉ ऑफ डिमांड के ऊपर बेस करता हुआ डिमांड कर्व है वो नेगेटिवली स्लोप है। ये लॉ ऑफ डिमांड के मुताबिक बना हुआ है ना, ये वाली चीज़, ये वाली, तो ये नेगेटिवली स्लोप्ड है। और ये चूंकि मार्शल ने दिया था तो इसलिए मार्शिलियन डिमांड कर्व भी कहते हैं, या सिर्फ इसको डिमांड कर्व भी कहते हैं, जस्ट डिमांड कर्व। तो डिमांड कर्व ये डिमांड कर्व है, या नेगेटिवली स्लोप डिमांड कर्व है, या मार्शिलियन डिमांड कर्व है, या ऑर्डिनरी डिमांड कर्व है, या डिमांड कर्व कह लीजिए। अच्छा इधर आ जाए, तो ये क्या है, ये एक्सेप्शंस पे बेस करता है, क्योंकि रिलेशनशिप क्या हो गया, पॉजिटिव हो गया, तो डिमांड कर्व भी पॉजिटिव हो गया। तो ये पॉजिटिवली स्लोप डिमांड कर्व है।
समझ रहे हैं? तो पॉजिटिवली स्लोप डिमांड कर्व जो है वो किसने दिया था? वो गिफन ने दिया था। और लास्ट डिमांड किसने दिया था? मार्शल ने। इसलिए मार्शलियन डिमांड कर्व ये कहलाएगा, ये वाला। अच्छा, अब आ जाइए, अब हम इसकी फाउंडेशन पे बात करते हैं कि ऐसा ऐसा क्यों होता है, रिलेशनशिप जो है वो क्यों जो है वो पॉजिटिव हो जाता है। ये वाली जो इसकी इसकी रीजंस क्या है, यानी इस सिचुएशन ये ऐसा क्यों होता है, तो उसकी रीजंस होंगी ना कोई कि ऐसा क्यों हो रहा है वहाँ पे। तो उसमें लेकिन ये बात ध्यान में रखें कि ये अभी भी प्राइस का रिलेशनशिप डिमांड के साथ है, लेकिन रिलेशनशिप जो है वो क्या हो गया? पॉजिटिव हो गया। अच्छा, अब इसमें अगर हम देखें तो उसमें पहली जो चीज़ है वो है र्यूमर 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 अबाउट द शॉर्टेज ऑफ कमोडिटी। अच्छा, कमोडिटी का मतलब क्या होता है? कमोडिटी का मतलब होता है गुड्स एंड सर्विसेज। जो हम आम जिंदगी में कभी गुड्स खरीदते हैं, कभी सर्विसेज खरीदते हैं। जैसे आप बुक खरीदते हैं, सेब खरीदते हैं, पेन खरीदते हैं, मेडिसिन खरीदते हैं, ये सारी गुड्स हैं। इसी तरीके से सर्विसेज होते हैं। जैसे आप जो है वो लॉयर की सर्विसेज ले लेते हैं, या डॉक्टर के पास जाकर चेकअप कराते हैं, या टीचर से पढ़ते हैं, ये सर्विसेज हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि गुड्स भी खरीदते हैं और सर्विसेज भी खरीदते हैं। तो ये अगर आप गुड्स और सर्विसेज नहीं बोलना चाहते लफ्ज, तो कमोडिटी बोल दीजिए। कमोडिटी का मतलब गुड्स एंड सर्विसेज। अब ये र्यूमर है, र्यूमर का क्या मतलब है? र्यूमर का मतलब होता है अफवाह, ऐसी बात जो कि सच नहीं होती है। तो अब ये जो मैं डिस्कशन कर रहा हूँ ना आपसे, वो ये कर रहा हूँ कि ऐसा क्यों हो रहा है। यानी ये जो पॉजिटिव रिलेशनशिप है, ये पॉजिटिव रिलेशनशिप की वजह क्या है, यानी कॉजेस, या इन अदर वर्ड्स व्हाई दी व्हाई व्हाई डिमांड कर्व इज पॉजिटिवली स्लोप्ड, ये वाली कहानी। तो व्हाई डिमांड कर्व इज पॉजिटिवली स्लोप्ड, तो उसकी रीजंस हम नीचे लिख रहे हैं कि दिस फर्स्ट रीजन इज र्यूमर अबाउट द शॉर्टेज ऑफ कमोडिटी। अच्छा, अब इसको समझते हैं। जैसे आपको पता चलता है कि एक चीज़ है जो कि उसकी कोई कीमत है, और वो कीमत आपके ख्याल में ज़्यादा है, और आप क्या कर रहे हैं, उसकी जो डिमांड है वो आप क्या कर रहे हैं? कम कर रहे हैं। ये तो लाभ डिमांड है कि प्राइसेस ज़्यादा है तो आप कम खरीद रहे हैं। लेकिन अगर आपको ये पता चले कि एक चीज़ है जिसकी कीमत आज ज़्यादा है, और आप ये समझते हैं कि आने वाले दिनों में वो क्या हो जाएगी? शॉर्टेज हो जाएगी, तो आपका ख्याल है कि वो मिलेगी नहीं। जब मिलेगी नहीं, तो इसका मतलब ये है कि वो मज़ीद महंगी हो जाएगी। मेरी बात समझ रहे हैं? यानी दैट वुड डिसअपियर फ्रॉम द मार्केट। तो इसका मतलब जब वो डिसअपियर होगी तो शॉर्टेज की वजह से, यानी ये है बिफोर र्यूमर। ये जो सिचुएशन है ये बिफोर बिफोर र्यूमर है। अफवाह सुनने से पहले आप वही कर रहे हैं जो लॉ ऑफ डिमांड कहता है आपको, और ये अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ डिमांड है। यानी लॉ ऑफ डिमांड के मुताबिक आप अपना रवैया जो है वो आपने अडॉप्ट किया हुआ है। लेकिन जो ही आपने ये अफवाह सुनी कि आटा नहीं मिलना, या चीनी नहीं मिलनी, या पेट्रोल नहीं मिलना, तो व्हाट वुड यू डू? आप आज ही उस ज्यादा कीमत पे क्या करेंगे? अभी कीमत ज्यादा है तो आप उसी ज्यादा कीमत पे आज भागे जाएंगे और डिमांड ज्यादा कर देंगे। मेरी बात समझ आई? तो वो जो रिलेशनशिप लॉ ऑफ डिमांड ने बताया था वो खत्म हो जाएगा। और आफ्टर लिसनिंग द र्यूमर, यानी आफ्टर र्यूमर, जब आपने र्यूमर सुना तो फिर रिलेशनशिप क्या हो जाएगा? वो नेगेटिव नहीं रहेगा, ये नेगेटिव था, ये रिलेशनशिप क्या हो जाएगा? पॉजिटिव हो जाएगा। पहली बात समझ में आई है आपको? और दिस दिस यू कैन
यू कैन सी इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ आवर कंट्री। हमें नज़र आता है ये चीज़ कि हमें पता चलता है, अभी पता चल रहा है कि आटा नहीं मिलना है तो लोग भागे जाएंगे, अभी महंगा आटा खरीद लेंगे। हालांकि लॉ ऑफ डिमांड कहता है कि जब महंगी हो चीज़, जब कीमत ज़्यादा हो तो ना कम खरीदो, लेकिन वो आज ही खरीद कर रख लेंगे लोग। पेट्रोल ले लेंगे, पता चले ना कल पेट्रोल 10 रुपये महंगा हो जाना है तो देखें लाइनें लगती, और वो आज ज़्यादा कीमत पे ही उसको खरीदेंगे क्योंकि उन्हें पता है कल और महंगा हो जाना है। मेरी बात समझ आ गई? तो ये पहली सिचुएशन समझ आई आपको? पहली सिचुएशन ये है कि र्यूमर अगर आपको हो तो अच्छा। इससे पहले कि मैं दूसरी आपको एक्सेप्शनल केस पढ़ाऊं, मैं आपको एक और बात बताऊं। एक बात अपने दिमाग में बिठाइए कि इकोनॉमिक्स का जो ताल्लुक है वो नॉर्मल लोगों से है। ज़हन में रखें ये बात, इकोनॉमिक्स का ताल्लुक नॉर्मल लोगों से है और नॉर्मल कंडीशन से है। यानी इकोनॉमिक्स का ताल्लुक मीन्स इकोनॉमिक लॉज का ताल्लुक, यानी इकोनॉमिक लॉज जो भी होंगे वो नॉर्मल हालात के लिए होते हैं। यानी ये जो आप लॉ ऑफ डिमांड पढ़ते हैं, ये लॉ ऑफ डिमांड एक्चुअली ये तो नॉर्मल कंडीशन में आप प्राइस ज़्यादा होगी तो कम खरीदेंगे, प्राइस कम होगी तो ज़्यादा खरीदेंगे, ये लॉ ऑफ डिमांड नॉर्मल कंडीशन में। लेकिन जो एक्सेप्शंस होती हैं वो नॉर्मल हालात के लिए नहीं होती। पहली बात, अभी आपको मैंने एम्बुलेंस की एग्जांपल दी थी, नॉर्मल हालात नहीं थे, उस पर अप्लाई नहीं हुआ लॉ। तो एक्सेप्शंस नॉर्मल हालात के लिए नहीं होती और ना ही नॉर्मल लोगों के लिए होती हैं, ये ज़हन में रखें। समझ गए? या तो नॉर्मल कंडीशंस नहीं होगी क्योंकि लॉ हमेशा नॉर्मल कंडीशंस और नॉर्मल लोगों के लिए होता है। लॉ की जो स्टेटमेंट है वो नॉर्मल लोगों के लिए है। लेकिन अगर एक्सेप्शनल केसेस हैं तो एक्सेप्शनल केसेस होते थोड़े ही हैं, इसलिए आपको उनकी एग्जांपल्स ढूंढना भी मुश्किल होता है थोड़ा सा। लेकिन अगर होगा तो ये ज़हन में रखना है आपने, ठीक है? अच्छा, दूसरी चीज़ ये है, अब दूसरी मतलब ये हम पढ़ रहे हैं, हम क्या पढ़ रहे हैं, व्हाई द डिमांड कर्व इज पॉजिटिवली स्लोप। तो ये देखें पॉजिटिव की वजह समझ आई ना आपको, या इन अदर वर्ड्स के एक्सेप्शंस क्या है लॉ ऑफ डिमांड की। तो एक्सेप्शन नंबर 1 ये हो गई। एक्सेप्शन नंबर 2 पे बात करते हैं। एक्सेप्शन नंबर 2 जो है जनाब वो है प्रेस्टिजियस कमोडिटी। क्या कहेंगे इसको? प्रेस्टिजियस प्रेस्टिजियस कमोडिटी। अब प्रेस्टीज किसे कहते हैं? प्रेस्टीज कहते हैं इज्जत को। यानी इसका मतलब ये कि ऐसी चीज़ें जिसको जिसको आप समझते हैं कि इससे मेरी वकार में इजाफा होता है, इससे मेरी स्टेटस में इजाफा होता है, तो फिर आप क्या करेंगे? जैसे ख़वातीन जो हैं वो गोल्ड पहनती हैं, है ना, इस तरह प्रीशियस स्टोन्स होते हैं, पेंटिंग्स होती हैं, इंटीक्स होते हैं। तो ये वो हैं जो कि बड़ी प्रेस्टिजियस समझी जाती हैं और रिच पीपल नॉर्मली इनको खरीदते हैं। तो आप देख लें, वो एक पेंटिंग होगी तो उसकी कीमत ज़्यादा होगी, तो आप उसकी कीमत ज़्यादा पर भी उसको खरीदेंगे। क्यों खरीदेंगे? क्योंकि आप समझते हैं कि अगर मैं ये ले जाऊंगा, लोग आएंगे, देखेंगे मेरे घर में, वो कहेंगे बड़ा अमीर आदमी है और बड़ी मेरी इज्जत में इजाफा होगा, तो वो महंगा सोफ़ा खरीदेगा, महंगी जो है वो चीज़ें खरीदेगा, तो उससे उसकी शान में इजाफा होता है। मेरी बात समझ आई? तो जब मामला प्रेस्टीज का आ जाए तो लॉ ऑफ डिमांड को नहीं देखते लोग, क्योंकि ये नॉर्मल कंडीशन नहीं है। देखें, अगर आप कि आपने किसी शादी में चले जाएं तो आपको नज़र आएगा कि वो जो बेचारी एक होती है दुल्हन, वो उसको वाह वाह, उसको जो है ना वो काला पीला नीला मुंह किया होता है उसका, और उसको जो है वो कोई ड्रेस पहनाया होता है, कोई 1,50,000 का कोई इतना ड्रेस पहनाया होता है। क्योंकि उस वक्त मामला क्या होता है, उस वक्त मामला प्रेस्टीज का होता है। इस तरह एक वो दूल्हा होता है तो उसको भी बेचारे को सजाया होता है, सेरा सूरा लगाया होता है, या कोई जूती भी उस दिन अच्छी पहन लेता है वो, और कपड़े भी उसको अच्छे मिल जाते हैं उस दिन बेचारे को। तो वो भी एक प्रेस्टीज होती है ना कि उस दिन उसकी वैल्यू है। तो उस दिन उस सबसे महंगे कपड़े उसने पहने होते हैं, फिर जिंदगी भर उसने नहीं पहनने। तो क्योंकि जिंदगी भर शादी नॉर्मल कंडीशन नहीं है, शादी नॉर्मल दिन नहीं है। समझ आई बात आपको? इस तरह ईद है, ईद नॉर्मल दिन नहीं है। उस दिन आप देखें, आपने जूती भी अच्छी पहननी है, आपने महंगी चीज लेके आनी। तो जहाँ प्रेस्टीज का मामला आ जाए,
यानी फॉर एग्जांपल आप किसी इदारे के सरबराह बन जाते हैं, तो आप कहेंगे यार मेरी जूती भी अच्छी हो, मैं महंगी ले लूँ, मेरी गाड़ी भी अच्छी हो जाए, मेरी घड़ी भी अच्छी हो जाए, लोगों मेरी प्रेस्टीज का मामला। तो जहाँ प्रेस्टीज आ जाएगी वहां पर लॉ ऑफ डिमांड फेल हो जाएगा, तो वो लोग प्राइस ज्यादा पर ज्यादा खरीदेंगे और प्राइस कम पर क्या करेंगे, कम खरीदेंगे उसको। ये बात समझ आ गई आपको? तो मैंने आपको दूसरी बात भी समझा दी है कि क्यों 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 ऐसा होता है। ये इसकी ये वाई द डिमांड कर्व इज पॉजिटिवली स्लोप। ये देखें फॉर एग्जांपल आप इस पॉइंट पे हो डिमांड कर्व पे और यहाँ पर कीमत हो 100 रुपया, तो आप एक चीज़ खरीदते हैं, लेकिन जो ही वो कीमत 200 हो जाए तो आप कहते हैं मुझे 2 दे दें, है ना। हालांकि ये लॉ ऑफ डिमांड के उलट है, लेकिन चूंकि अब वो महंगी हो गई है तो अब आप उसको ज़्यादा खरीद रहे हैं, लेकिन कम कीमत पे आप उसको कम खरीद रहे हैं। समझ रहे हैं? तो इसका मतलब ये है, जैसे आप लोग एक एडवर्टीजमेंट आती होती थी इंग्लिश टूथपेस्ट की, अभी भी शायद इंग्लिश टूथपेस्ट हो, तो एक एडवर्टीजमेंट आती होती थी, जीत गया इंग्लिश हार गई महंगाई। तो वो कोई 25-30 रुपए की इंग्लिश टूथपेस्ट मिल जाती थी, लोगों ने कहा कि हमने तो नहीं खरीदनी, क्योंकि क्योंकि ये सस्ती है, तो फिर ये हमारी शान के खिलाफ है, तो वो लोग नहीं खरीदते। फिर बाद में वो बात रक्षों के पीछे लिखवाया होता था उन्होंने इंग्लिश टूथपेस्ट में कि अगर हम भी इसको 100 रुपए की करते हैं तब खरीदोगे। तो इसका मतलब ये है कि लोगों का जो बिहेवियर है वो ऐसा है कि वो प्राइस हाई को हाई क्वालिटी समझते हैं और वो फिर उसको खरीदते हैं। अगर प्राइस लो को वो लो क्वालिटी समझते हैं और फिर उसको नहीं खरीदते हैं। मेरी बात समझ आ गई? तो बहरहाल ये कुछ बातें मैंने आपसे डिस्कस की। तीसरी जो रीज़न है वो हम देखते हैं वो क्या है, वो है फ्यूचर प्राइसेस या एक्सपेक्टेड प्राइसेस। एक्सपेक्टेड प्राइसेस और फ्यूचर प्राइसेस। अब ये बात पहले भी डिस्कस की है मैंने आपको, जो शॉर्टेज के हवाले से जब मैंने बात की थी, कि अगर आप ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं, आप पहले बिहेवियर आपका ये है कि प्राइस ज़्यादा है तो आप कम खरीद रहे हैं, ये लॉ ऑफ डिमांड है, दिस इज नेगेटिव लॉ ऑफ डिमांड है। ये नहीं समझ आई? तो लेकिन अब आपको पता चलता है कि फ्यूचर में उसकी कीमत यानी एक्सपेक्टेड प्राइस, ई का मतलब एक्सपेक्टेड प्राइस, वो बढ़ जाएगी। तो आप क्या करेंगे? आज भी कीमत ज़्यादा है, ये आज की स्टोरी है, ये आने वाले दिन की स्टोरी है, तो आप क्या करेंगे? आज आप क्या कर रहे थे, प्राइस ज़्यादा थी तो आप डिमांड क्या कर रहे थे, कम कर रहे थे। लेकिन जो ही एक्सपेक्टेड प्राइस आपके जहन में आई कि और ज़्यादा कीमत बढ़ जानी है, तो आपने क्या किया, आपने कहा कि ये तो और महंगी हो जाएगी। अभी भी महंगी है, अभी भी कीमत ज़्यादा है तो आप कम खरीद रहे हैं। लेकिन जब आपने सोचा कि कीमत और बढ़ जानी है तो आपने कहा नहीं, अब मैं क्या करूं, अभी मैं ज़्यादा खरीद लेता हूँ। तो आपका जो रिलेशनशिप है वो ये होने के बजाय ये हो जाता है। जब आपके दिमाग में ये आता है ये तो और महंगी हो जानी है, तो आप क्या करते हैं, प्राइस के साथ डिमांड आज ज़्यादा कीमत पे उसको खरीद लेते हैं, यानी प्राइस जो है वो डिमांड के साथ पॉजिटिवली स्लोप हो जाती है। समझते हैं? ये आप अक्सर अपने मुल्क में देखते हैं, हम अपने मुल्क में देखते हैं कि पेट्रोल की कीमत हमें पता चलती है कि गवर्नमेंट बढ़ाने वाली है, क्या करते हैं, लेकिन आज ज़्यादा है तो आप कम खरीद रहे होते हैं। लेकिन जब ये खबर सुनते हैं टीवी पे कि कल 10 रुपये बढ़ जानी है, 27 रुपये बढ़ जानी है, तो पूरी कौम पहुंच जाती है फिलिंग स्टेशन पे कि जाएंगे हम, जितना पता नहीं सारा ही डलवा लेना है उन्होंने, लेकिन जितना वो फ़ायदा हो सकता है वो करने की कोशिश करते हैं। तो ये है तीसरी बात जिसकी नतीजे में रिलेशनशिप क्या हो गया, पॉजिटिव हो गया यहाँ पे। अच्छा, फिर जो चौथी चीज़ है वो है गिफन गिफन गुड। गिफन गुड को हम इंफीरियर गुड भी कहते हैं। गिफन गुड या इंफीरियर गुड। गिफन मैंने अभी बताया उस बंदे का नाम है जिसने ये कॉन्सेप्ट दिया था, किसका भला, एक्सेप्शंस ऑफ द लॉ ऑफ डिमांड का, सर रॉबर्ट गिफन। तो ये गिफन उसका नाम है। अच्छा, अब गिफन गुड क्या है? अब देखें, गिफन कहता है कि एक चीज़ आपके दिमाग में इंफीरियर है और उसकी वजह यह है कि उसकी कीमत कम है। इसकी कीमत क्या है, कम है, तो वो इंफीरियर है। पता चलता है कि उसकी कीमत मजीद गिर गई है, तो वो तो फिर और ज़्यादा इंफीरियर होगी।
तो लोग उसकी डिमांड क्या कर देते हैं, कम कर देते हैं। मेरी बात समझ आई कि प्राइसेस जिसकी कम है उसको आप कह रहे हैं कि वो इंफीरियर गुड है, और फिर मजीद उसकी कीमत अगर गिर जाए, यानी इतनी गिरी है मजीद और गिर जाए, तो फिर क्या होगा, डिमांड कम कर देंगे लोग। ये बात समझ आई आपको? तो गिवन गुड क्या है कि जब भी आपको ये लगता है कि एक चीज़ इंफीरियर है और आप उसकी कीमत में मज़ीद समझते हैं कि ये कमी होगी, तो वो आप उसकी डिमांड को मज़ीद कम कर देते हैं। मैंने इसको इतना डिटेल में नहीं बताया गिवन गुड को, अगर अभी ज़रूरत पड़ेगी तो फिर मैं आपको मज़ीद डिस्कस भी करूँगा, लेकिन इतना काफ़ी है अभी फ़िलहाल। अच्छा, उसके बाद ये 4 केसेस हो गए, और जो एक और केस हम लोग डिस्कस कर लेते हैं, 5वां केस डिस्कस कर लेते हैं। वो क्या है? वो है 5वां केस ये है कि एक आपको एक और र्यूमर सुनने को मिलता है, र्यूमर अबाउट दी devaluation ऑफ करेंसी, डीवैल्यूएशन ऑफ करेंसी। तो ये आपने एक और र्यूमर सुना, लेकिन अब जाहिर सी बात है कि र्यूमर सुनने से पहले हमें ये समझना है कि डीवैल्यूएशन ऑफ करेंसी क्या है पहले। तो पहले मैं ये समझा दूं, फिर मैं र्यूमर उसमें डाल के फिर मैं आपको रिलेशनशिप प्राइस और डिमांड का पॉजिटिव समझाता हूँ। देखें, ये बात को समझें। जब हम ये कहते हैं कि $1 इज इक्वल टू 100 रुपीज़, तो ये इसे हम कहते हैं एक्सचेंज रेट, करेंसी एक्सचेंज रेट, और इसको प्रॉपरली कहते हैं डॉलर रुपी एक्सचेंज रेट, डॉलर रुपी एक्सचेंज रेट। समझ रहे हैं? एक्सचेंज रेट का मतलब क्या होता है? एक्सचेंज रेट जो है, एक्सचेंज का मतलब होता है गिव एंड टेक। तो ये बन गया गिव एंड टेक रेट। एक्सचेंज रेट का क्या मतलब बन गया? गिव एंड टेक रेट। तो अब ये कुछ भी हो सकता है। जैसे लोग कहते हैं एक्सचेंज रेट जरूरी नहीं है कि करेंसी का ही हो। जैसे आप कहते हैं जी 1 किलोग्राम एप्पल्स, है ना, इज इक्वल टू 200 रुपीज़, तो ये भी एक्सचेंज रेट है। तो ये दे दो, ये ले लो। समझ आई बात? क्या करना है? ये गिव करना है, ये टेक करना है। तो इसे कहेंगे एप्पल रुपी एक्सचेंज रेट। नहीं समझ आई बात? एप्पल देने हैं और एप्पल लेने हैं और रुपीस जो है वो देने हैं। इसी तरीके से अक्सर लोग कहते हैं कि जी दिल दिया है, दिल लिया है, तो ये भी बराबर है, एक्सचेंज रेट है। ये जस्ट फॉर जोकिंग। अच्छा, बहरहाल आप ये बात समझनी है कि एक्सचेंज रेट सिर्फ करेंसी का ही नहीं होता, बहुत कमोडिटी का भी होता है। जैसे आप बार्टर सिस्टम में चले जाएं तो आप कहते हैं 1 पेन इज इक्वल टू 2 शूज, है ना, तो ये भी एक्सचेंज रेट है। एक पेन किसके बराबर है? 2 शूज के बराबर है, यानी शूज ही देने हैं और शूज ही लेने हैं। तो ये बार्टर बन जाएगा। मतलब कि एक्सचेंज रेट क्या है? 2 शूज इज द प्राइस ऑफ 1 पेन। यानी बार्टर सिस्टम में भी कीमत मौजूद है, वो ये प्राइस है किसकी? पेन की। तो ये आपने देना है। ये गिव है, ये टेक है, ठीक है ना। शूज देने हैं, वो लेने। अब वापस इधर आ जाएं, एक्सचेंज रेट मैंने आपको समझाना, ये अभी पूरा चैप्टर आगे आएगा, फिर मजीद डिटेल में भी बात करेंगे इसके ऊपर। लेकिन अभी चूंकि इनिशियल लेवल है तो इतना ज़्यादा उस पर नहीं कर रहे, तो थोड़ा सा जितना आपको ज़रूरत है उतना समझा रहा हूँ। अब आपको पता चलता है, ये डॉलर रुपये एक्सचेंज रेट समझ आया। अब आपको पता चलता है कि अब ये $1 जो है वो 180 रुपये का हो जाएगा। तो डॉलर रुपये एक्सचेंज रेट क्या हो गया? डॉलर रुपये एक्सचेंज रेट बढ़ गया या कम हो गया? बढ़ गया। इसका मतलब ये है कि आपकी जो, आप इसको डॉलर ना समझें, इसको समझ लें एक शर्ट है। तो पहले वो शर्ट 100 रुपये की आती थी, अब वो शर्ट जो है 180 रुपये की आती, क्योंकि 100 रुपया कीमत है $1 की।
इसी तरीके से 180 रुपया कीमत है $1 की। अब समझ रहे हैं ना बात? तो डॉलर महंगा हो गया या सस्ता हो गया? डॉलर महंगा हो गया। डॉलर क्या हो गया? एक्सपेंसिव हो गया। तो आपकी करेंसी क्या हो गई? सस्ती हो गई या महंगी हो गई? रुपये क्या हो गई? पाकिस्तानी रुपये क्या हो गया? वो चीपर हो गया, सस्ता हो गया। मेरी बात समझ आ गई? इसका मतलब ये है कि जब भी एक्सचेंज रेट को हम ई कहते हैं, जब भी डॉलर रुपी एक्सचेंज रेट बढ़ेगा, वैल्यू ऑफ द करेंसी, वैल्यू ऑफ लोकल करेंसी वो क्या हो जाएगी? गिर जाएगी। मेरी बात समझ आ गई? अब जो वैल्यू ऑफ करेंसी गिर रही है, इसको हम क्या कहेंगे? इसको हम कहेंगे डीवैल्यूएशन। समझ आ गई? डीवैल्यूएशन ऑफ लोकल करेंसी। आपकी करेंसी की वैल्यू गिर गई है, ठीक है? या ये बात समझ आ गई आप लोगों को? या गिराई गई है? असल में ये फिर डिटेल में चले जाएं तो दो चीजें आ जाती हैं। एक होती है करेंसी की वैल्यू गिरना और एक होती है करेंसी की वैल्यू को गिराना। तो यहाँ पर जो एक्चुअली मतलब है डिवैल्यूएशन का, वो है करेंसी की वैल्यू को गिराना। ये डिवैल्यूएशन का मतलब होता है गिराना, ठीक है? तो गिरना जो होता है वो और होता है, उसे हम कहते हैं डेप्रीसिएशन ऑफ करेंसी। वो फिर डिटेल हो जाती है, मैं अभी इस तरह डिटेल में जाना नहीं चाह रहा अभी फिलहाल, क्योंकि वो चैप्टर जब आएगा तब। क्योंकि अभी हमारा कंसर्न फिलहाल ये समझना है कि कैसे प्राइस और डिमांड का रिलेशनशिप पॉजिटिव हो जाता है। और हम इसमें र्यूमर पढ़ रहे हैं कि र्यूमर है यानी अफवाह है कि करेंसी की वैल्यू जो है वो क्या हो जाएगी? गिर जाएगी, यानी फॉल आएगा उसके अंदर। तो आप ज़रा गौर कीजिए। लेकिन मैं आपको ये समझाया कि ये गिरती कैसे है। तो इसका मतलब ये है कि ये लिंक आपके दिमाग में आना चाहिए कि जब भी एक्सचेंज रेट बढ़ेगा, और एक्सचेंज रेट देखें 100 से 180 पे चला गया है, यानी $1 100 से लेके 180 रुपीज़ पे आ गया है। तो जब भी ये वाली जो सिचुएशन होगी, ये वाली जो सिचुएशन हुई है, बल्कि ये आपके सामने ये वाली सिचुएशन है, इसमें एक्सचेंज रेट हम डॉलर रुपये एक्सचेंज रेट बढ़ गया है। अच्छा, इसका मतलब ये है कि जब भी ये बढ़ेगा तो कीमतें जो है वो बढ़ जाती हैं। आपके सामने ये कीमतें देखें, कीमतें क्या हो जाती हैं? बढ़ जाती हैं। तो प्राइसेस पे क्या फर्क पड़ेगा? बढ़ जाएंगे। इसका मतलब ये हुआ कि जब आप ये अफवाह सुनेंगे कि एक्सचेंज रेट डिवैल्यूएशन ऑफ करेंसी होने वाली है, तो आपके दिमाग में ये आएगा कि कीमतें बढ़ने वाली हैं। ये देख 100 से क्या हो जाएंगी? 180। ये मतलब डॉलर जब महंगा होगा तो कीमतें भी बढ़ जाएंगी ना आपके मुल्क के अंदर, तो प्राइसेस बढ़ेंगी। और प्राइसेस का किसके साथ लिंक है? फिर जाके प्राइसेस का लिंक है जनाब डिमांड के साथ। और अभी तो ये अफवाह है ना। तो एक्सचेंज रेट मैं आज आपको कहता हूँ कि पाकिस्तान का जो डॉलर रुपये एक्सचेंज रेट है वो 100 से 180 पे चला जाएगा, तो आप फौरी तौर पर कहेंगे कि अच्छा फिर तो कीमतें बढ़ जाएंगी। तो आप अभी भागेंगे मार्केट में, और जब भागेंगे तो डिमांड क्या करेंगे? बढ़ा देंगे या कम कर देंगे? बढ़ा देंगे। तो रिलेशनशिप नेगेटिव के बजाय क्या हो जाएगा? पॉजिटिव हो जाएगा। इसका मतलब ये है कि अगर आपको ये अफवाह जो है वो दी जाती है कि क़यामत आने वाली है, क़यामत आने वाली है, मैं आपको कहता हूँ कि कल क़यामत आ जानी है, क्या करेंगे आप लोग? मुझे बताइए। आपका बिहेवियर नॉर्मल रहेगा जो आप नॉर्मल हालात में आप करते हैं? नहीं रहेगा। आप हो सकता है मंदोड़ा पिटना शुरू कर दें, अल्लाह से माफ़ी मांगना शुरू कर दें, और पता नहीं क्या क्या करें लोग, मतलब वो नॉर्मल से हट जाएंगे। तो ये जो एक्सेप्शनल केसेस होते हैं ना, ये सारे जो अभी मैं डिस्कस कर रहा हूँ आपके साथ, ये सारे नॉर्मल केसेस नहीं हैं। ये सारे जो हैं ये एक्सेप्शनल केसेस हैं। ये हम एक्सेप्शंस ऑफ द लॉ ऑफ डिमांड पे बात कर रहे हैं। ये आपके सामने ये एक्सेप्शंस पे हम बात कर रहे हैं, ठीक है ना जी? तो इसका मतलब ये है कि जब भी डिवैल्यूएशन ऑफ द करेंसी का र्यूमर सुनेंगे, तो रिलेशनशिप जो है वो प्राइस और डिमांड का क्या हो जाएगा? वो पॉजिटिव हो जाएगा। तो यहाँ तक हमें बात समझ में आ गई कि व्हाट आर द एक्सेप्शंस एंड व्हाट आर द एक्सेप्शंस ऑफ द लॉ ऑफ डिमांड, और व्हाई द डिमांड कर्व इज पॉजिटिवली स्लोप्ड। ठीक है, तो यहाँ तक
कोई प्रॉब्लम है तो मुझे बताइए ताकि हम उसको देखें, या आखिरी 10 मिनट में डिस्कस करेंगे ताकि ना टॉपिक पहले मुकम्मल कर लें, तो ये उसके बाद हम लास्ट 10 मिनट्स में आपके क्वेश्चंस को एड्रेस करते हैं ताकि कोई इशू है तो हम उसको देखें। अच्छा, ये यहाँ तक कहानी जो है वो ख़त्म होती है। अब हम एक स्टोरी दोबारा से बता दूं कि पहले डिमांड पढ़ा, फिर लॉ ऑफ डिमांड की स्टेटमेंट पढ़ी, लॉ ऑफ डिमांड की स्टेटमेंट को हमने टेबल में शो किया, फिर उसका ग्राफ बनाया, फिर अजम्पशंस पे बात हुई, फिर उसके बाद आज एक्सेप्शंस पे बात किया है मैंने। अब जो मैं बात करने जा रहा हूँ वो लॉ ऑफ डिमांड के अंदर जो है, ये हमने जो बिहेवियर देखा है ये हमने एक शख्स का देखा है। अब हम लॉ ऑफ डिमांड के अंदर ही अगर देखें तो ये जो डिमांड कर्व आपने बनाया था लॉ ऑफ डिमांड के अंदर, ये एक शख्स का डिमांड कर्व हो सकता है, ये वाला, ठीक है ना, ये इंडिविजुअल डिमांड कर्व है। यानी हाउ द वन पर्सन इज बिहेविंग, जैसे ये था प्राइसेस का डिमांड के साथ, तो ये जो बिहेवियर है ये मिस्टर ए का बिहेवियर हो सकता है कि वो 10 रुपए कीमत पे कितनी डिमांड करता है, 8 रुपए पे कितनी करता है, 6 रुपए पे कितनी करता है। तो ये एक शख्स का डिमांड कर्व है, यानी दिस इज इंडिविजुअल डिमांड कर्व। लेकिन ये इंडिविजुअल डिमांड कर्व आपके सामने जो ग्रीन शो हो रहा है ये इंडिविजुअल डिमांड कर्व है, और लॉ ऑफ डिमांड में हम इंडिविजुअल डिमांड कर्व बनाते हैं। और लेकिन लॉ ऑफ डिमांड आपको एज ए होल भी पिक्चर देता है। ये जो डिमांड कर्व है ये एक्सेप्शनल है, ये भी किसी एक इंडिविजुअल का हो सकता है कि वो ऐसे करे, लेकिन लॉ ऑफ डिमांड को अगर हम अप्लाई करें किस पे वाला, पूरी मार्केट पे अप्लाई करें तो फिर हम देखते हैं कि उसमें क्या होता है वहाँ पे। तो मार्केट में मैंने आपको पहले लेक्चर में बताया था कि मार्केट में जो है वो मार्केट के बारे में मैं आपको बताया था कि उसमें बायर्स भी होते हैं और उसमें सेलर्स भी होते हैं, तो दोनों होते हैं। अभी मैंने मार्केट को प्रॉपरली डिफाइन नहीं किया है आप लोगों को, वो जब मैं डिमांड पढ़ा लूँगा, सप्लाई पढ़ा लूँगा, फिर मैं आप लोगों को मार्केट में लेके जाऊँगा। लेकिन एक कॉन्सेप्ट आ गया है मार्केट 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 डिमांड कर, मार्केट डिमांड के ऊपर बात करनी। अब मार्केट डिमांड की जो स्टोरी है वो पहले हम समझते हैं। उसमें ये होता है, फर्ज कर लेते हैं कि प्राइस है, ठीक है ना जी, और वो प्राइस किस में है, रुपीज़ में है फॉर एग्जांपल। और फर्ज करते हैं कि एक मार्केट में जो किसी एक चीज़ की डिमांड हम देख रहे हैं, और फर्ज कर लेते हैं, सिर्फ फर्ज कर रहे हैं कि उसमें 3 लोग हैं जो उस चीज़ को खरीदते हैं। पहले तो हमने एक डिमांड बी की है और एक डिमांड क्या है, सी की है। तो डिमांड सी की, इसका मतलब ये है कि ये 3 हमारे पास क्या हैं, लोग हैं। अब जाहिर सी बात है मार्केट में बहुत ज़्यादा लोग होते हैं, तो मैं इतने ज़्यादा कॉलम तो नहीं बना सकता, आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ कि फ़र्ज़ कर लेते हैं कि 3 बंदे हैं मार्केट में। तो अब पहले तो इंडिविजुअल डिमांड कर बनाया था तो एक ही डिमांड आई थी। अब हम कहते हैं ये 12 रुपये है कीमत, फिर 10 रुपये है, फिर 8 हो गई, फिर 6 हो गई, फिर 4 हो गई, फिर 2 हो गई, है ना, तो कीमत कम हो रही। तो अब इस पे ये किसी भी चीज़ की डिमांड है, फॉर एग्जांपल मिल्क की है, तो हम ये कहते हैं कि 12 रुपये जब लीटर दूध होता है तो ए कहता है बहुत महंगा है, मैं नहीं लेता, ज़ीरो, वो डिमांड ही नहीं करता। बी का जब वो 10 होती है तब भी कहता है नहीं अभी भी बहुत महंगी, जब वो 8 होती है कहता है नहीं नहीं अभी भी बहुत महंगी, मैंने नहीं लेना। लेकिन जब 6 होती है तो वो कहता है अच्छा चले मुझे फिर 3 लीटर दे दो, और जब वो 4 होती है तो कहता है मुझे 5 लीटर दे दें, फिर जब वो 2 होती है तो वो कहता है चले मुझे ना 8 लीटर दे दें। तो अब देखें लॉ ऑफ डिमांड बन गया ना, कि कीमत क्या हो रही है, कम हो रही है, और डिमांड क्या हो रही है, बढ़ रही है। तो ये अगर हम इसको इन दो को मिला देंगे तो ए का डिमांड कर बन जाएगा, एक शख्स का डिमांड कर बन जाएगा। अच्छा, इसी तरीके से बी की रिस्पॉन्स देखते हैं, तो 12 रुपये पे वो कहता है जी मैं नहीं लेता, बहुत महंगी है। 10 पे वो कहता है नहीं लेता मैं, बहुत महंगी है। हाँ, 8 पे वो कहता है ठीक है मुझे ना आप 4 दे दें, 4 लीटर दे दें। फिर वो कहता है अच्छा मुझे फिर 8 दे दें, फिर वो बढ़ाता जाता है, आपकी अपनी डिमांड 12 कर देता है।
फिर वो क्या करता है 16 कर देता है, समझ रहे हैं ना। तो ये बी का बिहेवियर है। अब इसको और इसको मिलाएंगे तो एक और डिमांड कर्व बन जाएगा। जैसे मैं ऐसे रफली आपको बता दूं कि कैसे, कि यहाँ डिमांड लिखें, यहाँ पे प्राइस लिखें, तो इन दो को जब मिलाएंगे तो ये फर्ज करें ये डिमांड कर्व ए का बन जाता है, समझ आई बात। फिर प्राइस को इससे मिलाएंगे तो फर्ज करें कि वो डिमांड बी की बन जाती है, समझ आई बात आपको। इसी तरीके से अब सी का बिहेवियर देखते हैं। तो सी का बिहेवियर देखें तो 12 रुपये कहता है नहीं जी मैं नहीं लेता, बहुत महंगी। ये भी कहता है बहुत महंगी, नहीं लेता। लेकिन जब 10 कीमत होती है, 12 से 10 होती है, तो ये कहता है हाँ मुझे 4 यूनिट दे दें। तो ये इसका मतलब कोई अमीर आदमी है, ये इसके लिए 10 रुपये महंगी है लेकिन फिर भी वो 4 यूनिट दे रहा है। फिर क्या है 8 ले रहा है, फिर वो 12 कर रहा है, फिर 16 कर रहा है, फिर वो 20 कर रहा है ना। तो अब आपको नजर आ गया होगा कि तीनों के साथ अगर इसको और इसको मिला दें, यानी प्राइस को इसके साथ मिलाएं, तो हो सकता है डिमांड कर्व एक और बन जाए। ये डिमांड कर्व सी का बन जाएगा। तो 3 डिमांड कर्व बन गए। तो बात ये है कि हमने असल में अब इंडिविजुअल डिमांड कर्व्स नहीं बनाने, ये तो आप बनाना चाहें तो आपके सामने मैंने बना के दिखाए हैं। आपने मार्केट डिमांड बनानी। और मार्केट डिमांड क्या है? मार्केट डिमांड की पहले डेफिनेशन समझिए। मार्केट डिमांड फॉर ए कमोडिटी is the sum of all individuals demand for the commodity at a given price। ये है मार्केट डिमांड की डेफिनेशन। यानी अगर मैं इसको आपको समझाऊं तो दैट इज कि एक स्पेसिफिक प्राइस के ऊपर, यानी ये 12 रुपये कीमत पे आपने ये मैंने आपको समझाया था कि ये जो लाइन होती है ये हॉरिजेंटल होती है और ये जो लाइन होती है ये वर्टिकल होती है। तो अगर आप यहाँ पे देखें कि 12 रुपये कीमत के ऊपर ये हॉरिजेंटल लाइन मैं लगा रहा हूँ, ये मैं हाईलाइट कर रहा हूँ आपको समझाने के लिए। तो 12 रुपये कीमत पर ए की डिमांड को जमा कर लें, बी की डिमांड को जमा कर लें और सी की डिमांड को ऐड कर लें, आपको समझ आ जाएगी कितनी डिमांड है उसके ऊपर, कितनी है वाला 0 है। 0 + 0 + 0। तो यहाँ मार्केट डिमांड जब आप लिखेंगे तो वो क्या होगी? वो होगी किसकी वाला डिमांड? वो होगी डिमांड ए की प्लस डिमांड बी की प्लस डिमांड सी की, ये बनेगा। बात समझ आ रही? तो कितनी आएगी डिमांड यहाँ पे? तो वो आएगी 0 + 0 + 0 किस कीमत पे? 12 रुपये कीमत। तो आप कहेंगे जी मार्केट डिमांड है 0। फिर 10 रुपये कीमत पे चेक करना है। 10 रुपये कीमत पे जब आप चेक करेंगे तो आपको नज़र आएगा कि यहाँ पर कितनी आ रही। तो यहाँ पर आपको आएगी 0 + 0 + 4। तो मार्केट डिमांड क्या आएगी? 4। फिर इसी तरीके से 8 पे करेंगे तो 0 + 4 + 8 कितना आएगा? 12। फिर कितना आएगा? 3 + 8 + 12। तो ये कितना आएगा वहाँ पे? ये 23 हो जाएगा मेरा ख्याल, ठीक है ना। उसके बाद फिर कितना आएगा? ये 33 हो जाएगा। फिर कितना आएगा? ये 44 हो जाएगा। ये आपको समझ आई बात है? तो ये हर कीमत पे, यानी इसका मतलब ये है कि आपने हर प्राइस पर तमाम डिमांड्स को सम अप करना है। हर प्राइस पर तमाम डिमांड्स को सम अप करना है। इसलिए इसको हॉरिजेंटल समीशन भी कहते हैं। दैट इज कॉल्ड हॉरिजेंटल समीशन। ये हॉरिजेंटल लाइन देखें बन रही है, ये हॉरिजेंटल लाइन बन रही है, ये हॉरिजेंटल लाइन बन रही है। इसका मतलब ये है कि अगर आप ऐसे देखेंगे, ऐसे, तो ये लाभ डिमांड है, यानी कॉलम वाइज जिसे कहते हैं। कॉलम वाइज अगर आप देखेंगे तो ये लाभ डिमांड है। इसी तरीके से ये लाभ डिमांड है, ये लाभ डिमांड है, क्योंकि प्राइस का आपने सबके साथ जो है वो रिलेशनशिप देखना है। लेकिन जब आप इसको देखेंगे कैसे भला हॉरिजेंटली हर कीमत पे देखेंगे तो वो क्या बन जाएगा? वो आपके पास मार्केट डिमांड बन जाएगा। तो मार्केट डिमांड क्या है? मार्केट डिमांड इज द horizontal summation of individual
individuals demand at a particular price। इसका मतलब हॉरिजेंटल जब आप सम अप करेंगे कि ये देखें हॉरिजेंटल सम अप कर रहे हैं हम इसको इसको और इसको, ये हॉरिजेंटल एक लाइन भी बन गई है देखें, और किस कीमत पे, एट ए पर्टिकुलर प्राइस। हर कीमत पे करना है, हर कीमत पे 10 रुपये कीमत पे लहदा सम अप करना है इन तीनों को, तो ये हॉरिजेंटल लाइन बन जाएगी। फिर 8 रुपये कीमत यानी पर्टिकुलर प्राइस मीन्स हर कीमत पे आपने हॉरिजेंटल सम अप करके यहाँ लिख देना है। और 4 रुपये कीमत पे इन सबको, इस तरह 2 रुपये कीमत पे इन तीनों को जमा करके यहाँ लिख देना है। अब अगर हम क्या करें, अब अगर हम इस प्राइस को और इस मार्केट डिमांड को मिला दें तो क्या बनेगा भला, मार्केट डिमांड कर बनेगा। समझ आई बात, मार्केट डिमांड कर बनेगा। यानी हमने बाकी नहीं बनाने, हमने क्या करना है, हमने यहाँ पर क्यूडी लिखना है, यहाँ प्राइस लिखना है, और क्या करना है, 12 को किससे मिलाना है, 0 से, 10 को किससे मिलाना है, 4 से, 8 को किससे मिलाना है, 6 को किससे मिलाना है। समझ आ गई बात। तो आपके सामने सिचुएशन आ जाएगी, 6 को 23 से मिलाना है, 4 को आपने 33 से मिलाना है, तो इस तरीके से आपके सामने 2 को 44 से मिलाना है, तो आपके सामने ये डिमांड कर बनेगा। इसे हम कहेंगे मार्केट डिमांड कर। मेरी बात क्लियर होगी। हाँ, अगर आप चाहें तो इसमें इंडिविजुअल डिमांड कर भी बना सकते हैं, ए का, बी का, सी का। तो आप देखेंगे ए का ऐसे आएगा, बी का ऐसे आएगा, और डिमांड सी की ऐसे आएगी, तो ये सम अप करेंगे तो ये चीज़ बन जाएगी। इसी चीज़ को अगर आप यहाँ पर देखें, मैं दोबारा से आपको बताऊँ, इसको अगर दोबारा से देखें तो आपको मज़ीद भी एक बात समझ में आएगी। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल मैं ये कहता हूँ कि ये जो है वो ए का डिमांड कर्व है, फिर मैं ये कहता हूँ कि जी ये जो है ये बी का डिमांड कर्व है, समझ नहीं आई। और फिर मैं ये कहता हूँ आपसे कि ये जनाब सी का डिमांड कर्व है, तो ये डिमांड ए की, ये डिमांड बी की, ये डिमांड सी की। और फिर मैं आपसे कहता हूँ कि देखें जनाब, इस कीमत पर ए की डिमांड इतनी, ये देखें इतनी, ए की डिमांड कितनी आ रही, इतनी, इस कीमत पे, ये कोई कीमत है P2 कह लें, उस पर इसकी इतनी, इसी कीमत पे अगर मैं इसको इससे मिला दूं तो इस पे इसकी डिमांड है इतनी, और इसमें इसको मिला दूं तो इसकी डिमांड है कितनी, इतनी। तो ये देखें अभी भी हॉरिजेंटल लाइन बन गई और इस कीमत पे बन गई, यानी ए प्लस बी प्लस सी, ये 3 पॉइंट्स हैं, और इन तीनों को यहाँ सम अप करके मैं यहाँ लिखूंगा इस पॉइंट पे, तो ये बन जाएगा डी। तो डी पॉइंट में यहाँ क्या आएगा, ये 3 + 2 + 1, 3 और 2 5 और 1 6, तो ये मार्केट डिमांड आएगी। अभी बात समझ आ रही है आप लोगों को। तो अब भी देखें कि मार्केट डिमांड, ये जो डी पॉइंट है ये एक्चुअली ए पॉइंट, बी पॉइंट और सी पॉइंट का सम है। तो ए पॉइंट पर डिमांड कितनी है, 1 है, बी पर कितनी है, 2 है, और सी पर कितनी है, 3 है, तो ये 6 आएगी। मेरी बात समझ आई। और अभी भी ये हॉरिजेंटल लाइन बन रही है, ये देखो यही बात कर रहे हैं, हॉरिजेंटल समीशन। हॉरिजेंटल समीशन मार्केट डिमांड इज अ हॉरिजेंटल समीशन ऑफ द इंडिविजुअल डिमांड। हर बंदे की इंडिविजुअल डिमांड को आप सम अप करेंगे और एट ए पर्टिकुलर प्राइस करेंगे, किसी भी कीमत। मैंने एक कीमत इसमें शो कर दी, फिर एक कीमत और कर लें, उस पर जमा कर लें, इसी तरीके से आप कर सकते हैं। तो यहाँ तक मेरा ख्याल है आपको शायद मेरी बात समझ में आ गई हो कि जब हम हॉरिजेंटल सम अप करेंगे तो ऑटोमेटिकली हम रो वाइज उसको देखेंगे, रो वाइज जो है उसको सम अप करके अब बना लेंगे वहाँ पे। तो दिस इज समथिंग दैट इज मार्केट डिमांड सर। ठीक हो गया, यहाँ तक क्लियर होगी सारी स्टोरीज। अच्छा, अभी हमारे पास आधा घंटा है और अब हम मज़ीद भी कुछ चीज़ें कर सकते हैं अगर हम चाहें तो मेरा ख्याल है कि अब हम आधे घंटे को यूटिलाइज़ करते हैं, या जितना कोशिश करते हैं यूटिलाइज़ करके मज़ीद इसको हम लेके चलें आगे। तो यहाँ पर इसको वाइंड अप करते हैं। अगला टॉपिक जो मैं अब आपको समझाने जा रहा हूँ वो समझना है आप लोगों ने। अभी इस चीज़ पे टेंशन नहीं लेनी कि किताब में ये की चीज़ कहाँ पे है, फलां चीज़ ये कहाँ पे है, वो मैं आपको लेक्चर वाइंड अप होने दें, फिर मैं आपको वहाँ से भी बताता हूँ।
जाहिर सी बात है कि वो एक किताब हमने ली है, तो वो किताब आपके सिलेबस के तकरीबन 95% उसको कवर करती है। तो उसमें 5% अगर कोई चीज़ें नहीं भी होंगी तो आई वुड प्रोवाइड टू यू पीपल, डोंट वरी एट ऑल। आपने बिल्कुल टेंशन नहीं लेनी है, ये इसको समझना है और इसके अंदर इससे परेशान नहीं होना कि ये क्या करना है। मैं आपको किताब में से भी अभी दिखा देता हूँ कि ये चीज़ें कहाँ पर है। जाहिर सी बात है कि उसमें हर चीज़ तो नहीं होगी, इतनी डिटेल से भी नहीं होगी, तो आप लेक्चर इसीलिए ले रहे हैं कि आपको बातें जो किताब में भी ना हो तो वो आपको कुछ चीज़ें मैं आपको बताऊँ एक्स्ट्रा, तो आपको समझ आ जाए वहाँ पे। तो अब जो नया टॉपिक हम शुरू करने जा रहे हैं उसे हम कहते हैं चेंज इन डिमांड वर्सेस चेंज इन क्वांटिटी डिमांड। ये हमारा टॉपिक है जी नेक्स्ट, चेंज इन डिमांड वर्सेस चेंज चेंज इन क्वांटिटी डिमांड। समझ रहे हैं? अच्छा, अब इसको समझना है हम लोग, ये नया टॉपिक। इसमें ये है कि ये वाला जो चेंज इन क्वांटिटी डिमांड है ये तो आप पहले ही पढ़ चुके हैं, ये पहले आप लोग पढ़ चुके हैं। कैसे पढ़ चुके हैं कि ये जो इधर पढ़ा था क्या भला, ये लॉ ऑफ डिमांड, लॉ ऑफ डिमांड जो हमने पढ़ा है इसी को ही हम लोग चेंज इन क्वांटिटी डिमांड कहते हैं। मैंने उस वक्त नहीं बताया था, फिर कन्फ्यूजन होती है, तो मैंने इसलिए अब बताया कि इसका एक और नाम है चेंज इन क्वांटिटी डिमांड। समझ आ गई बात आपको? अच्छा, अब इसका मतलब ये है कि जो हम टॉपिक अब पढ़ने जा रहे हैं वो तो आधा पढ़ा हुआ है हम लोगों ने, है ना? वो टॉपिक तो हमने पढ़ा हुआ है, चेंज इन क्वांटिटी डिमांड, यानी ये है। अच्छा, अब मैं थोड़ा सा फ़र्क बता दूं आप लोगों को कि क्या डिफरेंस क्या है। देखें, हमने पढ़ा क्वांटिटी डिमांड is a function of price, income, taste, weather, number of consumers, prices of related goods, advertisements, and so on. So on. This is called general demand function. जनरल इसलिए कहते हैं कि इसमें तमाम फैक्टर्स आ गए जो कि डिमांड को अफेक्ट करते हैं, क्योंकि प्राइस भी डिमांड को अफेक्ट करती है, वाई का मतलब इनकम है, इनकम भी करती है, टेस्ट भी करता है, वेदर भी करता है, नंबर ऑफ कंज्यूमर्स भी करते हैं, और बहुत सारे हैं जो सारे लिखे नहीं जा सकते, इसलिए हमने डॉट्स लगा दी। अगर हम इस जनरल डिमांड फंक्शन को दो हिस्सों में डिवाइड कर लें, पहला हम कहें कि क्वांटिटी डिमांड इज अ फंक्शन ऑफ प्राइस, ठीक हो गया, और दूसरा हम बना लें क्वांटिटी डिमांड इज अ फंक्शन ऑफ अदर फैक्टर्स। और आपको याद है ना कि ये जो है ये सारे क्या हैं, यहाँ से लेके यहाँ तक सारे क्या हैं, ये सारे अदर फैक्टर्स हैं। आपको मैंने पिछले लेक्चर में समझाई थी ये अदर फैक्टर्स। तो हम मैंने जनरल डिमांड फंक्शन को दो हिस्सों में डिवाइड कर लिया है। अब ये क्या बता रहा है, ये बता रहा है इम्पैक्ट ऑफ प्राइस ऑन क्वांटिटी डिमांड। ये वाला ये क्या बता रहा है, ये बता रहा है इम्पैक्ट ऑफ अदर फैक्टर्स ऑन डिमांड। समझ गए? इसका मतलब ये हुआ कि अब हम वाज़े तौर पर इस चीज को समझते हैं। जब हम इम्पैक्ट ऑफ प्राइस ऑन डिमांड कहेंगे तो ये कहलाएगा ये वाली चीज, यानी इसको हम कहेंगे चेंज इन
क्वांटिटी डिमांड, ठीक है, समझ गए। और जब हम यानी ये चीज़ ध्यान में रखें कि इसमें हम प्राइस की बात कर रहे हैं डिमांड के ऊपर। अच्छा, इधर हम अदर फैक्टर्स का इफेक्ट देख रहे हैं डिमांड के ऊपर। लॉ ऑफ डिमांड में हम ये चीज़ नहीं देखते थे, ये वाली चीज़, क्योंकि उसमें हमने अदर फैक्टर्स को कांस्टेंट किया हुआ था। तो इसका मतलब ये हुआ कि इसके अंदर क्या है, इसको हम कहते हैं चेंज इन डिमांड। मेरी बात समझ आई? चेंज इन डिमांड कहते हैं इसको, चेंज इन डिमांड कहते हैं। दोबारा मैं लिखूँ, चेंज इन डिमांड। अच्छा, ये चीज़ ध्यान में रखें, थोड़ी सी कंफ्यूजन होती है स्टूडेंट को कि वो फ़र्क करना शुरू कर देता है डिमांड और क्वांटिटी डिमांड में। नहीं, डिमांड और क्वांटिटी डिमांड में कोई फ़र्क नहीं है। ये ध्यान में रखें कि चेंज इन डिमांड एक अलग से टर्म है पूरी, ये चेंज इन डिमांड, और फिर चेंज इन क्वांटिटी डिमांड एक पूरी टर्म अलहदा से, यानी ये टर्म अलहदा है और ये टर्म अलहदा है, ये दो हैं। आप क्या करते हैं, आप कहते हैं डिमांड और क्वांटिटी डिमांड में क्या फ़र्क है। डिमांड और क्वांटिटी डिमांड में कोई फ़र्क नहीं है, तो एक ही बात। मेरी बात समझ लें, इसमें फ़र्क नहीं करना। लेकिन जब आपसे पूछें, एज ए टर्म पूछें, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन चेंज इन डिमांड एंड चेंज इन क्वांटिटी डिमांड, तो यू कैन से change in quantity demand means impact of price on demand, and change in demand means impact of other factors on demand. इतनी सी बात समझ आ गई? इसका मतलब ये हुआ कि अदर फैक्टर्स की वजह से जो डिमांड में चेंजेस आती हैं उन्हें हम चेंज इन डिमांड कहते हैं। मैं मज़ीद आपको बता दूं, अगर फॉर एग्जांपल मैं एक टेबल से आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। यहाँ पर आपको समझाने के लिए ये टेबल बना रहा हूँ। यहाँ लिखते हैं प्राइस और यहाँ लिखते हैं अदर फैक्टर्स। अगर तो प्राइस की वजह से डिमांड में इसमें आप कहते हैं क्वांटिटी डिमांड इज अ फंक्शन ऑफ प्राइस, इधर कहते हैं क्वांटिटी डिमांड। देखें दोनों तरफ क्यूडी लिख रहा हूँ, क्वांटिटी डिमांड ही लिख रहा हूँ, इसलिए डिमांड और क्वांटिटी डिमांड में फ़र्क नहीं करना। क्वांटिटी डिमांड इज अ फंक्शन ऑफ अदर फैक्टर्स। फ़र्क ये करना है कि अदर फैक्टर्स मतलब इनकम, टेस्ट, वेदर, नंबर ऑफ कंज्यूमर्स, प्राइसेस ऑफ रिलेटेड गुड्स, एडवर्टीजमेंट, एटसेट्रा एटसेट्रा, ये सारे कैसे डिमांड को अफेक्ट करते हैं। ये जो चीज़ है, यानी इतनी जो चीज़ है, ये जो हम बात कर रहे हैं, ये जो चीज़ है, ये वाली जो चीज़ है, इसका इफेक्ट जब देखेंगे तो ये चेंज इन डिमांड होगा। और जब हम सिर्फ प्राइस के साथ देखेंगे डिमांड पे इफेक्ट, तो ये होगा चेंज इन क्वांटिटी में। तो ये इसलिए मैंने यहाँ पे लिखा है कि इधर इधर क्या है, इधर है इम्पैक्ट ऑफ प्राइस ऑन क्वांटिटी डिमांड, इधर है इम्पैक्ट ऑफ अदर फैक्टर्स ऑन क्वांटिटी डिमांड। ठीक है, इसी तरीके से इसको हम कहते हैं चेंज इन क्वांटिटी डिमांड। ठीक है ना, इसको फिर क्या कहेंगे जब अदर फैक्टर्स की वजह से देखेंगे, उसे कहेंगे चेंज इन डिमांड। और भी नाम है, और भी नाम है, जैसे इसको और कहते हैं लॉ ऑफ डिमांड। इसे क्या कहते हैं? लॉ ऑफ डिमांड। इसके लिए इधर कुछ नहीं। अच्छा, इसी तरीके से इसको हम कहते हैं एक्सटेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड, और इसे हम कहते हैं राइज एंड फॉल इन डिमांड।
ये सारे नाम हैं, इनको याद करना पड़ेगा आपको कि अगर आपसे पूछें कि जी बताइए एक्सटेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन में क्या डिफरेंस है, तो वो भी आप बता सकते हैं। इस तरह आपसे पूछा जाए राइज एंड फॉल में क्या डिफरेंस है, तो आप भी बता सकते हैं। तो आप कहेंगे एक्सटेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन मीन्स चेंज इन क्वांटिटी डिमांड, extension and contraction means law of demand, extension and contraction means impact of price on demand। सीधी सी बात। इस तरह से पूछे what is the difference between rise and fall, तो आप कहेंगे rise and fall is means change in demand and change in demand means impact of other factors on demand। इतनी सी बात है, तो ये सारा एक ही चीज है। अच्छा, इसमें एक और कहते हैं मूवमेंट along the demand कर्व, इसको एक और नाम भी देते हैं और इसे कहते हैं शिफ्टिंग ऑफ डिमांड कर्व। तो ये शिफ्टिंग ऑफ डिमांड कर्व इसको कहते हैं हम लोग, समझ गए। तो इसका मतलब ये हुआ कि चेंज इन डिमांड के और चेंज इन क्वांटिटी डिमांड के ये सारे मतलब हैं जो मैंने टेबल बना के आपको लिखनी है वहाँ पे, ये सारे मतलब हैं। तो बात ये है कि इनमें फ़र्क करना है हमें। टाइम हमारे पास अभी कोई थोड़ा ही है, तो थोड़ा सा आपको फ़र्क समझ आया कि चेंज इन डिमांड और चेंज इन क्वांटिटी डिमांड में क्या फ़र्क है। तो और चेंज इन डिमांड के और नाम क्या हैं और चेंज इन क्वांटिटी डिमांड के और नाम क्या हैं, ये सारा मैंने एक टेबल बना के भी समझाया आपको। ये सारे और नाम हैं, समझे ना। तो अब मज़ीद थोड़ा सा मज़ीद बताऊँ आपको कि अगर हम ये कहते हैं कि क्वांटिटी डिमांड इज़ अ फंक्शन ऑफ प्राइस, तो इसका मतलब ये है कि प्राइस के बढ़ने से क्वांटिटी डिमांड क्या हो जाती है, चार्जिंग पे लगाओ। प्राइसेस के बढ़ने से, हाँ जी, क्वांटिटी डिमांड क्या हो जाती है, कम। ये लाभ डिमांड है ना। और प्राइसेस के कम होने से क्वांटिटी डिमांड बढ़ जाती है, ये लाभ डिमांड। तो ये एक्चुअली क्या है, ये इम्पैक्ट ऑफ प्राइस है ऑन क्यूडी। और ये इसको और क्या बोलते हैं, अभी मैंने आपको बताया था, इसको हम चेंज इन क्वांटिटी डिमांड भी बोलते हैं, ठीक है ना। इसका मतलब प्राइसेस के बढ़ने से जो डिमांड कम होती है, इस कमी को हमने क्या कहना है, इस कमी को जनाब आपने फॉल नहीं कहना, इसको आपने कॉन्ट्रैक्शन कहना है। तो आप इसे कहेंगे कॉन्ट्रैक्शन इन डिमांड। और इस प्राइस के कम होने से ये जो डिमांड कमी हुई है, इसको कॉन्ट्रैक्शन कहना है। और प्राइसेस के कम होने से जो डिमांड बढ़ी है, इसको क्या कहना है आपने, इसको आपने कहना है एक्सटेंशन इन डिमांड। ये लॉ ऑफ डिमांड में हमने ये बातें नहीं की थी, लेकिन उधर करते तो थोड़ा कॉम्प्लेक्स हो जाता, एक ही बात है बारह। उधर अब आप कर सकते हैं वहाँ पे कि एक्सटेंशन और कॉन्ट्रैक्शन, समझ आ गई बात। अच्छा, इसी तरीके से अब आ जाएं कि जब हम कहते हैं क्वांटिटी डिमांड इज ए फंक्शन ऑफ अदर फैक्टर्स, तो इसे क्या कहेंगे, इसे कहेंगे इम्पैक्ट ऑफ अदर फैक्टर्स ऑन क्यूडी। और क्या नाम देंगे इसको, बाकी नाम ऊपर लिखे हुए टेबल में। इसे कहेंगे चेंज इन डिमांड, है ना। इसमें क्या होगा, इसमें अदर फैक्टर्स चेंज होंगे। अब अदर फैक्टर्स यानी ड्यू टू अदर फैक्टर्स अगर डिमांड कम हो जाती है, तो इसे हम कहेंगे फॉल इन डिमांड। इस कमी को फॉल कहेंगे, जिसके पीछे अदर फैक्टर्स होंगे। जिस कमी के पीछे कीमत होगी उसे हम कॉन्ट्रैक्शन कहेंगे।
अच्छा, ड्यू टू अदर फैक्टर्स, अगर डिमांड बढ़ जाती है तो इस बढ़ने को हम राइज कहेंगे, राइज इन डिमांड। आप बताइए फर्क समझ आया आपको कि अदर फैक्टर्स की वजह से अगर डिमांड में कमी या इजाफा हो तो उसे राइज एंड फॉल कहते हैं। अगर कीमत की वजह से डिमांड में कमी या इजाफा हो, इंक्रीज और डिक्रीज को कंट्रैक्शन या एक्सटेंशन कहते हैं। ये फ़र्क समझ आया आपको? और यही बात मैंने यहाँ लिखी है कि अगर प्राइस होगी, प्राइस फैक्टर होगा, अगर प्राइस फैक्टर होगा तो उसे हम एक्सटेंशन कॉन्ट्रैक्शन कहेंगे, और अगर अदर फैक्टर्स होंगे तो उसे हम राइज एंड फॉल कहेंगे। समझ गए? आप मज़ीद देखिए, इस बात को मज़ीद समझिए। वो ये कि अगर फॉर एग्जांपल मैं एक ग्राफ से समझाऊँ आपको, ग्राफ में इसमें मज़ीद समझ आ जाएगा आपको। ये क्यूडी है और ये प्राइस है, प्राइस तो आएगा। ये डिमांड कर्व है, ये डिमांड कर्व है, और यहाँ पर 2 पॉइंट्स। ये फ़र्ज़ कर लें 10 रुपये कीमत है और इस पर आप जो है वो 2 यूनिट खरीदते हैं, और ये फ़र्ज़ कर लें यानी ए से बी, ये फ़र्ज़ कर लें कि इस पे आप 4 यूनिट खरीदते हैं। तो जब आप ए से बी की तरफ मूव करते हैं, ए पॉइंट से बी पॉइंट की तरफ मूव करते हैं, तो आपको नज़र आएगा कि क्या हुआ। ए पर कीमत 10 रुपये थी और डिमांड 2 थी, बी पर कीमत 5 रुपये थी और डिमांड 4 हो गई, यानी कीमत कम हुई और ये डिमांड बढ़ गई। इस बढ़ने को क्या कहेंगे? इसको आप एक्सटेंशन कहेंगे, एक्सटेंशन इन डिमांड। और अगर आप बी टू ए मूव करें तो बी पर कीमत 5 थी और ए पर कीमत 10 है, तो इसका मतलब ये है कि कीमत क्या हुई, बढ़ गई। और जो कीमत बढ़ेगी तो क्या होगा, डिमांड क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो इसको क्या कहेंगे? इस कमी को, यानी 4 से 2 पर जो आप आ रहे हैं, इसको आप क्या कहेंगे? इसको आप कॉन्ट्रैक्शन इन डिमांड कहेंगे। और आप नोटिस करें इसके अंदर आप की जो डिमांड कर्व में आप मूव करते हैं, तो आप मूवमेंट अलोंग द डिमांड कर्व है, यानी एक नया डिमांड कर्व नहीं बना। यू आर मूविंग फ्रॉम पॉइंट ए टू बी और यू आर मूविंग फ्रॉम पॉइंट बी टू ए। तो दिस इज कॉल्ड मूवमेंट अलोंग द डिमांड कर्व। ये जो मैंने भी आपको समझाई, मूवमेंट अलोंग द डिमांड कर्व। उसी कर्व के साथ डिफरेंट पॉइंट्स पर आप मूव करते हैं। लेकिन जब आप राइज एंड फॉल की बात करते हैं, तो राइज एंड फॉल के अंदर जरा देखें क्या होगा। ये फॉर एग्जांपल डिमांड कर्व है, ठीक है, और फर्ज करते हैं एक डिमांड कर्व और बन जाता है। ये मैंने डॉटेड बनाया D1 D1। आप ज़रा नोटिस करें तो एक पॉइंट इसके ऊपर ये है, और इस पॉइंट पर फॉर एग्जांपल कीमत 10 है, ये ए पॉइंट है, और इस पर आप 2 चीज़ें खरीद रहे हैं, और इसी कीमत पर यानी बी पॉइंट पर आप कितने खरीद रहे हैं, 4। अब बताइए, अब आपको समझ में आएगी बात कि अब जो यहाँ ए से बी की मूवमेंट है, इसमें ए पर डिमांड 2 थी और 4 हो गई है, यहाँ भी 2 से 4 हुई है। लेकिन ये 10 रुपए कीमत पे ही पहले 2 चीजें आप खरीदते थे, अब उसी 10 पर ही आप 4 खरीद रहे हैं। तो क्यों खरीद रहे हैं, ज्यादा क्यों खरीद रहे हैं? कीमत तो कम नहीं हुई। तो इसका मतलब अदर फैक्टर्स हैं, वो फैक्टर्स यहाँ शो नहीं हो रहे। प्राइस तो आ रही है लेकिन वो फैक्टर्स समझ नहीं आ रहे, कीमत सेम पर ही आप क्यों ज्यादा खरीद रहे हैं। तो ये या हो सकता है कि आपकी इनकम बढ़ गई हो सकता है मौसम चेंज हो गया, हो सकता है टेस्ट आपका उसके लिए बेहतर हो गया हो। तो कोई अदर फैक्टर है, अदर फैक्टर में पता नहीं कौन सा फैक्टर है, लेकिन आप अंदाजा लगा सकते हैं है अदर फैक्टर की वजह से, क्योंकि कीमत वही है, कीमत में तब्दीली नहीं आई। इसी तरीके से अगर बी पर देखें तो कीमत 10 है, ए पर भी कीमत 10 है, लेकिन बी पर की डिमांड 4 है और ए पर डिमांड 2 है। तो बी से अगर हम ए पर मूव करें तो सेम कीमत पर आपकी डिमांड 4 से क्या हो जाती है, 2 कम हो जाती है। तो क्यों हुई कम? कीमत तो फैक्टर नहीं है, कीमत तो वही है, क्योंकि बी पर भी 10 है और ए पर भी 10 है, तो कीमत तो सेम है। तो फिर क्यों डिमांड कम हुई है? फिर इसका मतलब अदर फैक्टर की वजह से हुई है। इसको हम फॉल इन डिमांड कहते हैं। बात समझ आई बात? तो इसका मतलब जब भी राइज एंड फॉल होगा तो डिमांड कर्व
के साथ मूवमेंट नहीं होगी, बल्कि डिमांड कर्व शिफ्ट कर जाएगा, इसलिए मैंने यहाँ पे लिखा शिफ्टिंग ऑफ डिमांड कर्व। मेरी बात समझ आ रही? तो ये ए से बी राइज है और ये बी से ए जो है वो ये फॉल है। ये ए से बी जो है ये एक्सटेंशन है, और आप मूवमेंट अलोंग द डिमांड कर्व है, एक ही डिमांड कर्व के डिफरेंट पॉइंट्स पर जब आप मूव करते हैं तो वो एक्सटेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन होता है। लेकिन जब आप डिफरेंट डिमांड कर्व्स के डिफरेंट पॉइंट पर मूव करते हैं, डिफरेंट डिमांड कर्व्स के डिफरेंट पॉइंट्स पर मूव करते हैं, जैसे यहाँ नजर आ रहा है ये डिमांड कर्व हो रहा है, ये डिमांड कर्व हो रहा है, और उस पर फिर जो होता है वो या तो राइज होता है या फॉल होता है। समझ रहे हैं? जैसे अगर ये डिमांड कर्व एक इधर आ जाए, फॉर एग्जांपल यहाँ पे आ जाए, और ये यहाँ पे आप आ जाए, तो ए से बी राइज होगा और ए से सी जो होगा ये फॉल होगा, तो ये डिमांड कम होगी। देख रहे हैं ना आप? इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ से यहाँ राइज है और यहाँ से यहाँ, अगर ए को कंपेयर करें बी के साथ और ए को कंपेयर करें सी के साथ, तो कीमत इन तीनों पॉइंट पर सेम है, लेकिन डिमांड बढ़ रही है या कम हो रही है। इस बढ़ने या कम होने के लिए आप जो टर्म यूज करेंगे वो राइज एंड फॉल के अलावा कोई टर्म यूज नहीं करेंगे। दिस इंक्रीज इन डिमांड is called rise, this decrease in demand is called fall, this increase in demand is called extension, and this decrease in demand is called contraction। तो इस इंक्रीज और डिक्रीज के नाम हैं जो आपने बताने हैं। अभी मेरे ख्याल बात क्लियर हो गई। यहाँ पर आपको वादे हो रहा है कि डिमांड कर्व की जो शिफ्टिंग है वो अदर फैक्टर्स की वजह से होती है, जो कि मैंने आते ही पहले लेक्चर में इस लेक्चर में बताया कि इसको शिफ्टिंग फैक्टर्स भी कहते हैं, अदर फैक्टर्स को। तो अदर फैक्टर्स को शिफ्टिंग फैक्टर्स भी कहते हैं। तो बहरहाल ये टॉपिक क्लियर हो गया होगा आप लोगों को। यहाँ पे हम इसको वाइंड अप करते हैं, और अब हम आपसे आपके क्वेश्चंस को देखते हैं, क्या आपको कोई प्रॉब्लम्स हैं तो उसको डिस्कस करते हैं यहाँ पे। जी, अब इसमें जो पहला क्वेश्चन है वो है सर, ये मारिया जावेद का है। इसमें है सर, अजम्पशन आल्सो बिकम अवर लिमिटेशन। नहीं नहीं नहीं, देखें, अजम्पशन और लिमिटेशन में फ़र्क है। अजम्पशन का मतलब है कंडीशंस, अजम्पशन का मतलब ये है कि ये वो तमाम वेरिएबल्स हैं जिनको आपने कांस्टेंट होल्ड करना है ताकि लॉ प्रूफ हो जाए। समझ आ गई बात? फैशन जो है वो अजम्पशन है, टेस्ट जो है वो अजम्पशन है। assumption are those variables which we hold constant in order to prove the law। समझ आ गई? लेकिन लिमिटेशन या एक्सेप्शन का मतलब ये है, लिमिटेशन या एक्सेप्शन का मतलब ये है कि वो कंडीशन जहाँ पर लॉ फेल हो जाता है, ये और बात। अच्छा जी, उसके बाद नेक्स्ट जो है वो क्वेश्चन है, प्लीज़ बुक का नेम लिख दें। तो बुक मैंने जनाब उसमें उमैर साहब मैंने उसमें कर दी है आपको शेयर, वो आप उसमें देखें, आपको समझ आ जाएगी। वहाँ पे बुक मैंने पीआर साहब को भी बताई है, और अगर आपके पास वो बुक हो तो उसमें पेज नंबर, आप बुक में जाएं तो वहाँ पर पेज नंबर है किताब में, मैं अभी आपको बताता हूँ देख के। किताब पेज नंबर है 68। तो 68 से आपने शुरू करना है इसको, ठीक है? जहाँ से मैंने शुरू कराया वैसे ही शुरू करना है। जब हम इसको वाइंड अप कर लेंगे तो फिर आपको नज़र आ जाएगा कि हमने पूरा सिलेबस कंप्लीट किया है। अभी टेंशन नहीं लेनी कि हमने पहले चैप्टर से शुरू क्यों नहीं किया। मैं बेहतर समझता हूँ कि मैंने कहाँ से अपने स्टूडेंट्स को पढ़ाना है। और वो मैं जानता हूँ, आपने नहीं उस चीज़ को देखना है, ठीक है ना? और दूसरी चीज़ ये है कि अब जो किताब है
अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, मैं टीचर का कोई इशू आ गया है जिस वजह से वो लॉगिन का इशू आ रहा है। अच्छा, मैं आपको थोड़ा सा बता दूं कि आपके जो ना लेक्चर आप पूछ रहे हैं कि अपलोड कहाँ पे पड़े हैं, वो थोड़ा सा मैं आपको गाइड कर देता हूँ। ठीक है, आपने क्रोम या जिसमें भी है उसमें आपने स्टार्ट करना है और आपके पास जो है ना वो आ जाएगा लॉगिन वाला ऑप्शन, यहाँ पे आप लॉगिन करते हैं। ठीक है, लॉगिन हो जाएंगे जैसे ही तो आपके पास ये जैसे ही आप लॉगिन होते हैं तो आपके पास ये आ जाते हैं रिकॉर्डेड लेक्चर। ठीक है, उसमें आप देखें आपका इकोनॉमिक्स है, तो जो भी सब्जेक्ट है उसको क्लिक करेंगे, व्यू में करेंगे। ठीक है, व्यू में आप देखें सर का कल का लेक्चर जो ना वो आपके उस पर पड़ा हुआ है। इसको जैसे आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने सर वाला लेक्चर कल वाला चलना शुरू हो जाएगा। ये देखें, ठीक है। रिकॉर्डेड लेक्चर का आपका जो ना यहाँ से आपको मिल जाएंगे। दोबारा आपको बता देता हूँ, जैसे आप लॉगिन होंगे तो आपके पास रिकॉर्डेड लेक्चर आ जाएंगे। तो आपके सब्जेक्ट लिखा होगा, व्यू लेक्चर लिखा होगा, उसमें आपने जितने सब्जेक्ट में एडमिशन लिया है तो वो आपके सामने आ जाएंगे। व्यू करेंगे तो आपको वहाँ से सब्जेक्ट व्यू हो जाएंगे। और दूसरा ये कि स्टूडेंट अपने नाम से आप लॉगिन करें। किसी के मोबाइल से लॉगिन हो रहा है, किसी से लॉगिन हो रहा है, तो वो थोड़ा सा चेक कर लें। जैसे गैलेक्सी A6 आ रहा है, इन्फिनिक्स हॉट 3X आ रहा है, तो आप अपने नाम से लॉगिन करें, क्योंकि ये फर्स्ट वीक था। नेक्स्ट वीक में जो भी अपने नाम से लॉगिन नहीं होगा, वो वेरीफाई नहीं होगा, तो उसको क्लास से आउट कर दिया जाएगा। जी सर, आवाज़ आ रही है सर? सेकंड ऑपरेशंस के अंदर आ जाए तो आपकी मशीन में इटसेल्फ कैन बी अ बॉटलनेक। सर अपना माइक ऑन कर लें। मशीनरी जो है वो ब्रेक डाउन हो जाती है और दिन के 2-3 घंटे जो है वो आइडल टाइमिंग है, कोई भी कुछ नहीं कर रहा। सो आप उन बॉटलनेक्स को आइडेंटिफाई करते हैं कि मसले का हाँ जी, तो हम लोग डिस्कस कर रहे थे आपके थ्योरीज। ये क्वेश्चन ये है कि सर जो स्टूडेंट ICS मेडिकल से आए हैं उनकी अकाउंटिंग बिजनेस के बारे में कुछ भी नहीं पता, फिर आप बेसिक से स्टार्ट करेंगे सर? जी, मैंने आप पहले शुरू से शुरू किया है और कोई ऐसी चीज़ नहीं की मैंने जो कि मैंने अस्यूम किया है, और हमेशा मैं अस्यूम करता हूँ कि जो ICMA के स्टूडेंट्स हैं उनको बिल्कुल बेसिक से करवाया जाए। और आप पहले लेक्चर से देख लें, मैंने सिंपली वेरिएबल से शुरू किया है, कांस्टेंट से शुरू किया है। तो आप अगर फर्स्ट लेक्चर से शुरू हो जाएं तो आपके लिए मसला नहीं होगा उसको सुनना। आप रिकॉर्डिंग सुने, उसके बाद फिर साथ मिल जाए हमारे। उसके बाद है जी ये रिदा जेब है। सर अगर एक से ज़्यादा पॉइंट्स पे स्लोप बनती है तो फाइनल वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे स्लोप की? तो भाई ये इसका जो है वो ये है कि आप जब स्लोप फाइंड करते हैं तो आप कोई से 2 पॉइंट्स पे फाइंड करते हैं। तो आप लिखेंगे एक कर्व के ऊपर कि जी मैंने A से B तक स्लोप फाइंड की तो ये आई, फिर B से C तक फाइंड की तो ये आई, फिर उसी कर्व पे C से D तक आई फाइंड करेंगे तो ये आई। तो जो जो आती जाएंगे लिखते जाएंगे, कोई मसला नहीं। अच्छा, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है। अस्सलाम वालेकुम, इनफिनिक्स, ये कोई नाम नहीं आ रहा है इनका। सर आपने कल जुनैरा को GR बनाया था, उसको टेक्स्ट किया था व्हाट्सएप पर, उसने रिस्पॉन्स नहीं किया,
वो ऑनलाइन नहीं है। जुनैरा इसको देखो भाई, ये क्या इसका है, इसका ऑनलाइन वाला मसला हल करो इसका। अच्छा, उसके बाद है जी सर काइंडली जब आप ग्रुप बनवा देंगे तो 4 दिन क्लास नहीं है, तो वो ग्रुप तो बन चुके हैं, आप उसमें ऐड हो जाएंगे ना। उसके बाद है कल आपने जो डाटा बताया था उसका ग्राफ भी पॉजिटिव लोग कैसे फाइंड करेंगे। आप ग्राफ को प्लॉट करें और उसको बनाएं, तो आप अगर देखें डायरेक्शन सेम है तो फिर कोई इशू नहीं है, ठीक है ना जी। डायरेक्शन सेम होगी तो वो पॉजिटिवली स्लोप बनेगा, अगर डायरेक्शन ऑपोजिट होगी तो फिर वो नेगेटिवली स्लोप बनेगा, ठीक है। अच्छा जी सर प्लीज़ रिपीट कर दें, तो रिपीट के लिए आप दोबारा से रिकॉर्डिंग सुने, वो जितनी दफ़ा मर्जी रिपीट करें। अच्छा, अब फिर अगला सवाल है ब्रार का, वो ये कहते हैं कि सर इफ़ द इलेक्ट्रिसिटी प्राइस इंक्रीज it increase demand does not decrease, why is it so? भाई जो चीज़ बेसिक्स होती है ना, जो आपकी मैंने आपको एक बात समझाई थी कि इकोनॉमिक्स का ताल्लुक, इकोनॉमिक लॉज का ताल्लुक नॉर्मल कंडीशन से है और नॉर्मल हालात से है। अगर इलेक्ट्रिसिटी की कीमत बढ़ जाए तो आप देख लें, आप उसकी डिमांड कम करते हैं, कैसे करते हैं भला काम? हाँ, आप पहले पंखे चलते छोड़ देते थे, लाइटें चलती रहती थी, तो अब आप उसको उतना ज़्यादा यूज़ नहीं करते हैं क्योंकि आपको पता है कि बहुत यूनिट महंगा है। तो आप गौर करेंगे तो आपको नज़र आएगा कि उसमें भी लाभ डिमांड मौजूद है। सर एम्बुलेंस के अलावा भी, जैन अली कहते हैं कि सर एम्बुलेंस के अलावा भी लोग रेड सिग्नल पर नहीं रुकते, तो ये एक्सेप्शनल केस है। बिल्कुल एक्सेप्शनल केस है जनाब, क्योंकि वो नॉर्मल आदमी नहीं है जो रेड लाइट पे नहीं रुकता, वो तो उसका मतलब पागल है, फिर एक्सेप्शनल केस ही होगा ना, कोई ना कोई मसला होगा उसका दिमाग को। अच्छा सर काइंडली नोट्स मिलेंगे इस देर इन व्हाट्सएप ग्रुप जी हुसैन अब्बास, ये व्हाट्सएप ग्रुप है, तलहा जो है वो आपको ऐड करेंगे, उसमें नंबर मैंने पिछले लेक्चर में शेयर किया हुआ है, आप वो सुनेंगे, उसमें आपको नज़र आ जाएगा। अच्छा सर आपने जो कल बुक, ये रंशा कह रही है सर आपने जो कल बुक सेंड की ग्रुप में, उसमें डिमांड का चैप्टर नहीं है, ज़रा वो मैंने आज बता दिया है, जो पेज नंबर भी बता दिया, वो आपको पता चल जाएगा कि कहाँ पे पेज नंबर 68 से शुरू करना है आपने, ठीक है। उसके बाद है कि सर आर इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स ऑलवेज टेकन ऑन वाई एक्सिस। अच्छा, ये जन्नत सलीम आपने मेरा ख्याल है मैथ पढ़ी हुई है, मैथ वाले अक्सर स्टूडेंट ये सवाल करते हैं, क्योंकि मैथ वाले कहते हैं कि इंडिपेंडेंट वेरिएबल को आप एक्स एक्सिस पे लिखें और उसको डिपेंडेंट वेरिएबल को वाई पे लिखें। आपने इधर इकोनॉमिक्स में वही करना है जो हम बताते हैं, वो मैथ वाली चीज़ें नहीं फॉलो करनी, या जैसे हम बताते हैं वैसे ही करना है, क्योंकि अगर आप लिख भी लेंगे उधर तो फ़र्क कोई नहीं पड़ेगा, स्लोप वही रहेगी। नेगेटिव स्लोप है तो नेगेटिव स्लोप आएगा, पॉजिटिव स्लोप होगा तो पॉजिटिव आएगा, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन वैल्यू जो होगी ना स्लोप की, वो रेसिप्रोकल होगी। सर वो बेचारा नहीं होता, अच्छा वो मैंने तो बेचारा का लफ्ज़ बोला होगा। अच्छा फिर है सर जस्ट लाइक द स्टार्ट ऑफ द लॉकडाउन पीपल कलेक्ट थिंग्स बिकॉज ऑफ द र्यूमर। हाँ जी बिल्कुल अमजद शाह साहब सही कह रहे हैं आप। असल में मैं ये जो आपके कमेंट्स हैं ना, ये एंड पे देखता हूँ, तो फिर वो मुझे अभी जो आप है कल उसी वक्त डिस्कशन कर रहे हैं वहाँ पे। अच्छा उसके बाद क्या है जी, पॉजिटिव केस लाभ डिमांड है या नहीं? भाई लाभ डिमांड कहाँ से पॉजिटिव हो गया? लाभ डिमांड में तो नेगेटिवली स्लोप डिमांड कर्व होता है। एक्सेप्शनल जो होता है उलट है, मैंने बार बार बताया कि एक्सेप्शन वो है जिसमें लाभ बेस होता है। मार्केट डिमांड की डेफिनेशन बता दें, मैंने बता दी थी। फिर हॉरिजेंटल जो है वो समझा दें, वो भी मैंने आपको समझाया है, मेरे ख्याल क्लियर हो गया होगा आपको। उसके बाद बुक के हवाले से है, बुक मैंने आपको एक बताई है, इसके अलावा भी अगर आपको कोई बुक मिलती है तो वो आप ले सकते हैं, ये तो मैंने आपको यहाँ पे शो किया कि ये ज़रूरी है, मैं तो इसी से पढ़ाता हूँ। और उसके बाद है सर वो जो व्हाट्सएप ग्रुप है, ये ज़रा CR GR साहबा आप दोनों मिलकर ये व्हाट्सएप वाले मसाइल हल करें, ठीक है। उसके बाद क्या है, उसके बाद है कि इंफीरियर गुड्स एंड इंफीरियर गुड्स थोड़ा समझना जी, समझाना जी। इंफीरियर और गिवन गुड एक ही चीज़ होती है जी। उसके बाद शायद वो बुक व्हाट्सएप पर कैसे हैं वो बता दें, वो ज़रा CR और GR प्लीज़ इस चीज़ को टैकल करें। नंबर जो है वो जुनैरा ने बता दिया है, ये देख लें आप, इसमें कमेंट्स में लिखा हुआ है। तलहा आप भी अपना नंबर
जो है वो यहाँ पे लिख दें थोड़ा सा इनको, ताकि पता चल जाए। और इसके अलावा क्या है सर, आपने वो बुक में किधर होता है? बुक में मैंने बता दिया, पेज नंबर 68 पे से शुरू करना है आप लोगों ने। और जो 2 बुक सेंड किए हैं, एक में MCQs हैं, एक में वो टेक्स्ट है, तो पहले वहाँ से पढ़ेंगे, फिर MCQs को सॉल्व करेंगे। तो मेरे ख्याल है कोई इसके अलावा और कोई चीज़ नहीं है। चलें जी, थैंक यू वेरी मच। इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट मुलाकात होगी आपसे। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।